Okay, dear student, good evening. How are you? Today I have brought total how many questions? 11 questions. आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस की संख्या रखी है और मुझे लगता है कि आप लोग ब्रिलियंटली कल 9 के 9 क्वेश्चंस करेक्ट आपने कर दिया। आज मैं देखता हूं कि इस 11 क्वेश्चंस में आप कितना करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे आपकी योग्यता पर कोई शक नहीं है, आप लोग काफी कॉम्पिटेंट हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अवश्य करेंगे। जो पहला क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं वो पहला ठीक यूपीएससी का क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको जरा आप लोग सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली स्थापित नहीं हुई थी, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है? ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड टैक्सेशन सिस्टम वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड, which one of the following regions was mainly accountable behind that? चॉइस है, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक अधिशेष की कमी थी। ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड देयर वाज द डर्थ ऑफ एग्रेरियन सरप्लस। चॉइस बी, ऋग्वैदिक काल में नगरीय जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड द अर्बन लाइफ डिडंट स्टार्ट। सी, ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना तथा रक्त संबंध से पृथक नौकरशाही का विकास नहीं हुआ था। ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड देयर डिडंट स्टार्ट स्टैंडिंग आर्मी एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। डी, ऋग्वैदिक काल में लोगों को कर देने की आदत नहीं थी। ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड द पीपल वर नॉट हैबिचुएटेड टू गिविंग टैक्सेस। बी फास्ट। ओके, वेबसाइट पर देखो। चॉइस ए, यस, वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर। गुड, पहला क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राजवंश है जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के शासकों के नाम से, शासकों के नाम पर जारी किए? शासकों के नाम पर जारी किए। फिर एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राजवंश है जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के शासकों के नाम पर जारी किए? चॉइस ए सातवाहन, चॉइस बी इंडो ग्रीक, चॉइस सी शक, चॉइस डी कुषाण। बी फास्ट। एप्लीकेशन पे भी आ रहा है, वेबसाइट पे भी आ नहीं रहा है। क्यों नहीं वेबसाइट पर आ रहा है? जरा उनका भी वेट कर लीजिए। देखो वेबसाइट सर्च करो। नहीं आ रहा? चॉइस नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चॉइस नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उधर क्या अब तो दिख रहा होगा, वहां आगे बढ़ा है वेबसाइट। पहले का ही आंसर भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, भूमि अनुदान पद्धति निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों से प्रेरित थी? द लैंड ग्रांट सिस्टम वॉज influenced by or inspired by which of the following objectives? पॉइंट 1, कृषि का प्रसार करना। पॉइंट 2, राजा के प्रभाव क्षेत्र का पॉइंट 1, कृषि का प्रसार करना, द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। 2, राजा के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना। 2, जस्ट ग्रो द इन्फ्लुएंस ऑफ द किंग। एंड पॉइंट 3, सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय समूह को भयभीत करना। टेरिफाई द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द पेरिफेरियल रीजन। मतलब आपके सामने 3 चॉइस दिया गया है कि भाई इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो लैंड ग्रांट्स को, भूमि अनुदान को प्रेरित किया है। एक है कृषि का प्रसार करना, दूसरा राजा के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना और तीसरा सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातीय समूह को भयभीत करना। जरा ट्राई करिए तो इस क्वेश्चन को। चॉइस ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3 और डी 1 और 3।
चॉइस नंबर बी। मुझे विश्वास है कि आप लोग जीनियस लोग हैं। कई बार आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप लोगों से सिली क्वेश्चन कौन पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आप करेक्ट करते हो, करेक्ट करने का दायरा आप लोग अगर यही कॉन्फिडेंस मेंस वाले पेपर क्वेश्चन में भी आप दिखा दीजिए तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर, टोटल कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हो। तो आपका आंसर है चॉइस नंबर बी है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4 ए, मरणोत्तर काल में विभिन्न राजवंशों के शासकों के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियां ली गई थी। ड्यूरिंग पोस्ट मौर्य पीरियड द किंग्स फ्रॉम डिफरेंट डायनेस्टीज टुक द वेरी पॉम्पस टाइटल एंड रीजनिंग। इस काल में राजाओं की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग इंक्रीज्ड फर्दर। तो चॉइस नंबर ए, मतलब अब मरणोत्तर काल में विभिन्न राजवंशों के शासकों के द्वारा बड़ी उपाधियां ली गई थी और इस काल में राजाओं की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी। चॉइस ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है और डी एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। मतलब बोथ ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फॉर ए, दैट इज चॉइस ए। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट R is not correct explanation for A, that is B. A is correct, R is wrong, C and A is wrong and R is correct, D. अब आपको सिलेक्ट करना है, बी फास्ट। C. Yes, good. राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि बड़े राजा के अधीन छोटे और राजा सामंत आ गए, उनसे अपनी स्थिति को अलग करने के लिए, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आपका सर्वेंट अगर टाइटल लेता है श्री तो आप ले लेते हो श्री 108। निम्नलिखित में कौन भारतीय सामंतवाद का के लक्षण माने जा सकते हैं? Which of the following is supposed to be a feature of Indian feudalism? पॉइंट 1, राजा की कमजोर स्थिति। पॉइंट 2, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार। पॉइंट 3, मध्यस्थ एवं बिचौलियों का उद्भव। और पॉइंट 4, सरकारी अधिकारियों की संख्या में वृद्धि। मतलब इसमें से कौन सा सामंतवाद का लक्षण है? 1, राजा की कमजोर स्थिति, द वीक पोजीशन ऑफ द किंग। पॉइंट 2, कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड, मध्यस्थ और बिचौलियों का उद्भव, द राइज ऑफ इंटरमीडियरीज एंड मिडलमैन। एंड पॉइंट 4, सरकारी अधिकारियों की संख्या में वृद्धि, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो अब देखो ये 4 चॉइस है, शांतचित होकर करना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको करेक्ट कर दोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैक्सिमम C. वेबसाइट गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली वेल। क्योंकि राजा की अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी तो राज्य का नियंत्रण बढ़ेगा। यहां तो राज्य का नियंत्रण कम हो रहा है, मध्यस्थ और बिचौली आ रहे हैं तो उल्टा अधिकारियों की संख्या कम होगी। एक्सेलेंट आंसर आपने किया है, दिल खुश हो गया इस क्वेश्चन से, आपने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर किया है। तो यहां पर आपका आंसर होता है चॉइस नंबर 6। मतलब 5 के 5 क्वेश्चन अभी तक आपने करेक्ट किए हैं। अब 6 क्वेश्चन रह गए, इस बार देखता हूं रिकॉर्ड। निम्नलिखित में कौन से अधिकारी मौर्यकालीन जिला प्रशासन से जुड़े हुए थे? याद रखिए, केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स वाज वेयर एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मौर्याज? पॉइंट 1, प्रादेशिक। पॉइंट 2, रज्जुकाज। एंड पॉइंट 3, गोप। प्रादेशिक, रज्जुक और गोप। चॉइस ए केवल 1, चॉइस बी 1 और 2, चॉइस सी 1, 2 और 3 और चॉइस डी 1 और 3। सो बी फास्ट। मतलब प्रादेशिका, रज्जुका एंड गोपा, ये 3 आपको अधिकारी दिया गया। आपको सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनमें कौन है, 1, 2 या सभी। B. What? B. Bombay. B. Yes, good, good. Even 6th, well done. आपने 6th का 6 करेक्ट कर दिया। 6 के 6 आंसर आपके करेक्ट हो गए। अब तक 6 के 6 आपके करेक्ट है। वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट वन,
निम्नलिखित में कौन सा से कारक मौर्यों के प्रशासनिक केंद्रीयकरण को दर्शाता है? Which of the factor or factors were accountable behind the administrative centralization under Mauryas? Point 1, जनगणना का प्रचलन, the introduction of census. Point 2, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी, participation of state in economic and social field. Point 3, राज्य की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का होना, and presence of a council of ministers in order to assist the king. इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, इसमें आप लोग फंस जाओगे, तो आप लोग जरा गौर से देखना इसको। ये क्वेश्चन में मुझे फंसने की संभावना लग रही है। 3 चॉइस दिया हुआ है, एक जनगणना का प्रचलन, दूसरा दिया हुआ है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी, और तीसरा दिया है कि राज्य की सहायता के लिए, माने राजा की सहायता, राज्य नहीं राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का होना, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना। इन 3 में पढ़िए गौर से कि कौन सा कारक आपको लगता है जिसने मौर्य पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन की ओर संकेत करता है, प्रशासनिक केंद्रीयकरण को दर्शाता है। मैक्सिमम सी। ओहो हो, इसमें आप चूक गए थोड़ा सा, ये नहीं होगा। मंत्रिपरिषद तो सभी में है, मंत्रिपरिषद का होना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन को नहीं दर्शाता, बाकी ये दोनों दर्शाता है। क्योंकि राज्य अगर सेंसस करता है, जनगणना करता है, तो इसका मतलब है कि स्टेट वाज इंक्लाइंड टू हैव द एक्चुअल नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। सो दिस फिनोमेना इज लीडिंग टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन. And the second one, the participation of a state in economic and social field is going to prove amply that state is here just doing and promoting administrative centralization. तो ये दोनों तो बिल्कुल प्रूव करते हैं, लेकिन जो पॉइंट नंबर 3 आपको दिखता है वो प्रूव नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन बुद्ध काल की प्रशासनिक संरचना के विकास से संबंधित है? अब देखो, बुद्ध काल की प्रशासनिक संरचना के विकास से मैंने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग बुद्धा एज और ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड। पॉइंट 1, राजकीय कार्यों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, टू मेंटेन the record of royal documents. Point 2, मंत्रिपरिषद की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. पॉइंट 3, भूमि माप के पश्चात भू राजस्व का निर्धारण, यानी फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ लैंड. एंड पॉइंट 4, स्थानीय प्रशासन का विकास, टू डेवलप द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब स्थानीय प्रशासन का विकास, टू डेवलप द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये आपको ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है। अब इसको देख के बताइए कि राजकीय कार्यों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, मंत्रिपरिषद की स्थापना है, और भूमि माप के पश्चात भू राजस्व का निर्धारण है, और चौथा स्थानीय प्रशासन का विकास। और इसे देख के आपको यह सिद्ध करना है कि इसमें कौन फीचर है जो बुद्ध काल के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, मतलब 600 BCE जो बुद्धा एज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो प्लीज इसको आप लोग सिलेक्ट करिए। तो देखो, मैं स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, इसमें मैं आप लोगों को अकाउंटेबल नहीं मानता, आप लोग तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, क्वेश्चन ही कुछ कंफ्यूजिंग था। देखिए, लैंड रज्जुग्राहक नामक ऑफिसर मैंने बताया था, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा 3, क्योंकि रज्जुग्राहक नामक अधिकारी का काम होता था लैंड का मेजरमेंट, तो लैंड मेजरमेंट के बाद वह राजस्व का निर्धारण करते थे, तो पॉइंट 3 तो करेक्ट है। और जो सभा और समिति लुप्त हो गई थी बुद्ध काल तक, जैसे आपने देखा ऋग्वैदिक काल में 4 जनजातीय संस्था थी, सभा, समिति, विदथ और गण। तो लेटर वैदिक पीरियड में उसमें से 2 लुप्त हो गई, कि वो सभा और समिति बची, उसकी भी जो पावर है वो कम हो गया।
और जब बुध काल में आए तो सभा और समिति भी लुप्त हो गए, उसकी जगह एक परिषद ने ले लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रि परिषद, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और राजकीय दस्तावेज तो मैंने अक्षपटलाधिकृत नामक ऑफिसर आपको बताया ही था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन का विकास, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए बी आंसर करेक्ट है। लेकिन आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब उत्तर वैदिक काल में रत्निन क्या था? उत्तर वैदिक काल में व्हाट वाज रत्निनाज ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड? पॉइंट ए राजकीय आभूषण, रॉयल ज्वेलरी। पॉइंट बी राजमुकुट, क्राउन। पॉइंट सी अधिकारियों का एक वर्ग, अ क्लास ऑफ ऑफिसर्स। एंड पॉइंट डी राजा का सलाहकार, एडवाइजरी टू द किंग। तो 4 चॉइसेस आपको दिए गए हैं, आपको रत्निन पता करना है। क्वेश्चन नंबर 9, बी फास्ट। C. चॉइस नंबर सी, यस। अधिकारियों का एक वर्ग, 12 रत्निन, बहुत सही पकड़ा आपने, गुड। अब 10th है कि प्रशासन की सामंती संरचना और जनजातीय संरचना, मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया था याद रखिएगा, ए जनजातीय संरचना, सी सामंती संरचना और बी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, कल ही बनाया था। यह क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि प्रशासन की सामंती संरचना और जनजातीय संरचना में समानता के निम्नलिखित में कौन से बिंदु है? मतलब which is are the points of similarity between the tribal structure and feudal structure? तो पॉइंट 1 राजा की कमजोर स्थिति, मतलब राजा की कमजोर स्थिति का होना, मतलब पता करना है कि जो दोनों में कॉमन हो, राजा की कमजोर स्थिति, आप देख लीजिए। दूसरा मध्यस्थ और बिचौलियों की उपस्थिति, मतलब इंटरमीडिएरीज का होना, बीच में मध्यस्थ का होना। और पॉइंट 3 राजकीय अधिकारियों की संख्या कम होना। तो ये 3 फीचर्स को देखिए जो दोनों में आ रहे हो, उनको करेक्ट मानिएगा। और चॉइस आपका है, चॉइस ए केवल 1, चॉइस बी 1 और 2, चॉइस सी 1 और 3, 1 and 3, एंड चॉइस डी 1, 2 and 3। बी फास्ट। D. ऊपर वेबसाइट, दोनों को देख के मेजरमेंट किया करो। इसमें B और C मिक्स। तो वैसे क्या रहा है इसमें? अभी चेंज हो गया, अभी C है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इसे थोड़ा देख के बताया करो। देखो ये सामंती में तो होगा, देखो उसमें दोनों में आना चाहिए, दोनों में। तो राजा की कमजोर स्थिति जनजातीय में भी और सामंती में भी है, ओके। और राजकीय अधिकारियों की संख्या कम होना इसमें भी है। इसमें चूंकि सरप्लस नहीं है, अधिशेष नहीं है, और इसमें अधिशेष राजा के पास नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहां पर मध्यस्थ और बिचौलिए है। लेकिन यहां पर मध्यस्थ और बिचौलिए नहीं है, यहां पर तो अभी इकोनॉमी सरप्लस जनरेट ही नहीं कर रही है। तो ये जो आपका है ये क्रॉस हो जाएगा और 1 और 3 केवल होगा, तो आपका सी आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या अंकुर, क्या हाल है? वेरी गुड, वेल डन। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम टोटली आपके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है, ओके। अब हम इकोनॉमी और सोसाइटी आज कवर करेंगे। हाँ, एक और है, हाँ, एक क्वेश्चन और है कि मौर्यों के अधीन आक्राध्यक्ष नामक अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? अंडर मौर्याज देयर वाज एन ऑफिसर आक्राध्यक्षा एंड ही वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स? चॉइस ए चारागाह पास्चरलैंड, बी खनन माइनिंग, सी जहाज निर्माण शिप मेकिंग, एंड डी व्यापार ट्रेड।
वेबसाइट पे डी आ रहा है, एप्लीकेशन पे बी आ रहा है, वेबसाइट पे डी आ रहा एप्लीकेशन पे है, बी और वेबसाइट पे डी। डी। खनन से संबंधित है बी, माइनिंग। व्यापार से संबंधित कौन है पता है? पन्याध्यक्ष, पन्याध्यक्षा व्यापार से, ये व्यापार से, लेकिन खनन से है, माइनिंग से ये है आक्राध्यक्ष। ओके, चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। अब देखिए, अब मैं आपको इकोनॉमी और सोसाइटी बहुत ही स्मूथली समझा देता हूं, बिल्कुल आपको डाइजेस्ट क्लास में ही हो जाएगा। और कल फिर आप आओगे तो मैं कल इकोनॉमी और सोसाइटी से मिलाकर क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोग फिर कल इसी तरह परफॉर्म करके हमें दिखाना अच्छे ढंग से। अब ये बताएं कि क्या आप लोगों ने अर्थव्यवस्था और समाज पढ़ लिया है? मिस्टर अंकुर मेरे स्टूडेंट से पूछिए। स्कोर बता रहे हैं सर। क्या बता रहे हैं? स्कोर कितना आ रहा है अंकुर, कुछ बताइए। मैक्सिमम बच्चे 9, 11 में 9। 11 में 9, वेल डन। 11 में 9, अरे वाह, मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया, गुड, बहुत बढ़िया। कल फिर इसी तरह परफॉर्म करना। बाकी यस सर आ रहा है। यस, सब पर क्या रहे हो? अब चलो मैं क्लास में याद करवा देता हूं, कितना मजा आएगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। चलिए पहले वैदिक पीरियड देखते हैं, इकोनॉमी। पहले इकोनॉमी शुरू करते हैं, फिर सोसाइटी करेंगे। ओके, तो इकोनॉमी में पहले हम लोग देखते हैं वैदिक पीरियड। ओके, और वैदिक पीरियड में पहले रखते हैं ऋग्वैदिक, और इसके बाद रखते हैं लेटर वैदिक। ओके, तो पहले इन दोनों में ही अंतर देखते हैं इकोनॉमी में। तो यू विल कम टू नो दैट कि द बेसिस ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी वाज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी पशुचारण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। पशुचारण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। तो आप कहोगे भाई इसका सबूत क्या है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है जैसे उन्होंने जो अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियां हैं, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, सो दे हैव बीन डिनोटेड बाय टेकिंग द सिंबल ऑफ काउ, मतलब गाय के प्रतीक को लेकर उन्होंने जीवन की सारी गतिविधियों के बारे में बताना शुरू किया। जैसे उन्होंने कहा, धनी व्यक्ति को कहा गोमत, युद्ध को कहा गविष्ठी, गविष्ठी का मतलब है कि गाय को प्राप्त करने के लिए लड़ा जाने वाला, और राजा को कहा जनस्य गोप, माने गोप कहा राजा को, और समय की माप की इकाई उन्होंने कही गोधूली, गोधूली बेला, अभी भी सुनते हो इवनिंग का जो टाइम है, और दूरी की माप के लिए शब्द का प्रयोग किया गव्यतु, पुत्री को कहा दुहिता। इट मीन्स कि द होल एक्टिविटी ऑफ देयर लाइफ वेर डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ काउ। मतलब देखिए, अब जैसे बहुत लोग आपको क्रिकेट प्रेमी दिखेंगे जो अपने जीवन की गतिविधियों और साधारण साधारण घटना को क्रिकेट की शब्दावली में ही आपको बताएं कि यार तुमने क्या कहा, वो आइडिया मेरे दिमाग से बाउंस कर गया, तो लगता है कि उसने गुगली खेल दी मेरे साथ। तो कभी आपको मिलेगा कि लगता है कि इस बार क्लीन बोल्ड होना पड़ेगा या पेवेलियन में लौटना होगा। तो ये सब शब्दावली का वो बड़े धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। तो आपको उनकी शब्दावली को ही सुनकर, उनकी टर्मिनोलॉजी को सुनने के बाद लगेगा कि यह व्यक्ति क्रिकेट प्रेमी है। तो इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक आर्यंस थे, वो पशुचारण ही उनका इकोनॉमी का मेन स्टेट था, ऐसा आर्य शर्मा मानते हैं। लेकिन हां, इसका मतलब आप यह मत समझिए कि वो एग्रीकल्चर से वाकिफ नहीं थे, एग्रीकल्चर से वाकिफ थे, क्योंकि आपको ऋग्वेद में कृषि गतिविधियों से संबंधित बहुत सारी बातें मिलती है। जैसे कृषि गतिविधियों से संबंधित आपको मिलेगा कि वह भूमि की जुताई, गहाई मतलब कल्टीवेशन,
यू कैन से फार्मिंग, कल्टीवेशन करते थे। हलवाहा होता था जिसको लांगुलिन कहते थे, हल को लांगल बोलते थे, उर्वर भूमि को कृषि बोलते थे। उसके बाद आपको खाद को करिशु बोलते थे, जो खेत में गोबर जो एनिमल डंग दिया जाता था उनको खाद के लिए, तो उसको करिशु बोलते थे। तो बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो कृषि से संबंधित है और व्यक्त हुई है। और हमें ऋग्वेद में एक ही फसल की चर्चा मिलती है, यब अथवा धान्य। और इसकी पहचान किससे हुई है पता है? इसकी पहचान हुई है जौ से, मतलब जौ, बार्ली नामक फसल से वाकिफ थे। ऋग्वेद में बस इतनी ही सूचना मिलती है। तो चलिए, कुल मिलाकर ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था है वो अभी कृषि अधिशेष नहीं दे पा रहा है। अब देखो, चूंकि अब कम लोग ही कृषि में लगे हुए हैं, ज्यादा पशु चारण में हैं, तो देखो कृषि अगर अधिशेष देता है तो उसका फायदा अन्य पेशों पर पड़ता है। क्यों पता है? जैसे मान लीजिए आप 50 लोग खेती करते हो और 60 लोगों को केवल अनाज मिल पाता है, तो 10 ही लोग तो फ्री हुए, 10 ही लोगों का भोजन कृषि एक्स्ट्रा दे पा रही है। वो 10 लोग अपने को दूसरे पेशे में लगाएंगे। लेकिन सोचिए कि अगर 50 लोग खेती करेंगे और 100 लोगों को अगर अनाज मिलेंगे, तो 50 लोग अपने भोजन के दबाव से फ्री होंगे, तो वो अपने आप को अलग अलग पेशे में लगाएंगे। कुछ शिल्प या कारीगरी में चले जाएंगे, कुछ व्यापार में चले जाएंगे, कुछ पुरोहित बन जाएंगे, कुछ शासक वर्ग में चले जाएंगे। तो जब भी एग्रीकल्चर सरप्लस देगा, एग्रीकल्चर अगर कृषि अगर अधिशेष देगा, तो उसका प्रभाव अन्य पेशों पर भी पड़ेगा। ओके, तो इसलिए तुम देखोगे चूंकि कृषि अधिशेष दे ही नहीं पा रहा है, तो यहां पर आप देखोगे कि शिल्प और कारीगरी का भी रोल बहुत सीमित है। शिल्प एवं कारीगरी बहुत सीमित है। ऋग्वेद में आपको कुछ शिल्प का चर्चा मिलती है, जैसे आपको चर्चा मिलती है रथ निर्माण, लकड़ी का काम होता था, रथ निर्माण का काम होता था, और मृदभांडों का निर्माण होता था। उसके बाद आप उसमें सुनेंगे कि रथ का निर्माण होता था, कुछ चमड़े का काम होता था, क्योंकि रथ में भी वो लगाया जाता था, और कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, फिर कुछ कांच का काम होता था, और चूड़ियां वगैरह बनाई जाती थी। तो कुछ इस तरह के बहुत सीमित नंबर ऑफ पेशे थे जो आप शिल्प और कारीगरी में ऋग्वैदिक काल में समझोगे। और मुख्य रूप से धातु में आपको तांबे का प्रचलन था। अभी ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रचलन नहीं था, चांदी का प्रचलन नहीं था, तांबे अथवा कांसे का प्रचलन था। और पता है, तांबे और कांसे को अयस कहा जाता था, ऋग्वेद में उसको अयस कहते हैं। और अयस की पहचान तांबे अथवा कांसे से हुई है। इसका मतलब ऋग्वैदिक आर्य अभी लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ये एक आपको याद होगा, मैंने चित्तदूषण मृदभांड स्थल बताया था, जो एक प्री आयरन फेज है। तो प्री आयरन फेज है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, और जो आयरन फेज है वो लेटर वैदिक फेज से होगा। और चांदी का भी रजत शब्द का प्रयोग भी पहली बार उत्तर वैदिक काल में मिलता है, यहां नहीं मिलता है। तो शिल्प अभी पिछली अवस्था में है। फिर आप देखते हैं व्यापार। तो व्यापार की भी भूमिका सीमित है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में अधिशेष नहीं है, शिल्पों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, तो व्यापार क्या विकसित होगा, अब आप ही बताइए। तो व्यापार विकसित अवस्था में ज्यादा नहीं है। और हमें मिलता है कि इस काल में छोटे पैमाने पर ही व्यापार होता था, और एक व्यापारी के विशेष समूह की चर्चा आपको मिलेगी इस काल में, है ना। ऋग्वैदिक काल में आपको व्यापारी के एक विशेष समूह की चर्चा मिलेगी, जो गैर आर्य होते थे और जो आर्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो उनकी चर्चा आपको मिलती है ऋग्वैदिक काल में, कि एक गैर आर्य समूह के व्यापारी होते थे जो ऋग्वैदिक आर्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। और कोई विशेष इसमें आपको व्यापार की सूचना कोई खास नहीं मिलती है। और उसके बाद आपको सूचना मिलती है कि इस काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। 2 प्रकार की मुद्रा की आप चर्चा सुनोगे। एक का नाम है निष्क। निष्क का मतलब हुआ नेकलेस। निष्क कोई नियमित सिक्का नहीं था, इट वॉज नॉट द रेगुलर कॉइन्स। रेगुलर कॉइन्स सबसे पहले बुद्ध एज में शुरू होगा। रेगुलर कॉइन सबसे पहले
बुद्धा एज में, बुद्ध एज में शुरू होगा। ये अभी एक इरेगुलर कॉइन है। निस्क, निस्क का मतलब है ये कोई सोने का ढेला था या आभूषण था जो गले में पहनते थे, गले में पहनते थे। और दूसरा मिलता है शतमान, निस्क और शतमान। शतमान का मतलब है कि 100 गायों का बोध कराता था, और शतमान का कोई खास मतलब नहीं है, 100 गायों का बोध कराता था। तो इसका मतलब है कि गाय भी एक्सचेंज का एक माध्यम था, लेकिन उसको हम नियमित सिक्का नहीं मानेंगे। फिर आप देखोगे कि ऋग्वैदिक काल में नगर का विकास नहीं हुआ। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और ऋग्वेद ग्रंथ से ही हमको सूचना मिलती है। तो ऋग्वेद में हमें एक पुर की सूचना मिलती है। पुर का मतलब होता है किला, पुर की सूचना मिलती है, परंतु नगर की सूचना ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलती है। अब जरा कल्पना करिए, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक काल से ज्यादा विकसित होगी, या उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक काल की तुलना में पिछड़ी हुई होगी। तो ऑब्वियसली यू कैन से ज्यादा विकसित होगी। तो अब ऋग्वैदिक काल में पशुचारण नहीं, कृषि मुख्य पेशा हो गई। तो कृषि मुख्य पेशा हो गई, तो ये बहुत अच्छी बात है, कृषि मुख्य पेशा हो गई। और कृषि मुख्य पेशा हुई तो फसलों के प्रकार भी बढ़ गए। पहले आप एक ही फसल की चर्चा सुनते थे, यब, जिनकी पहचान यब या धान्य जिसकी पहचान जौ से होती थी। आपको गोधूम, गेहूं और व्रीहि, इसको तंदुल भी बोलते थे, व्रीहि, व्रीहि चावल को बोलते थे, चावल की भी सूचना मिलती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के दालों की भी सूचना मिलती है। तो इन सब की भी सूचना मिलती है, मतलब फसलों का प्रकार बढ़ गया। और इस काल में चूंकि ऋग्वैदिक आर्यंस गंगा यमुना के ऊपरी द्वार में आ चुके थे, मध्य में नहीं गए हैं, ऊपरी द्वार में आ चुके थे, तो भूमि भी पहले की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा उपजाऊ थी। तो कृषि की दशा अच्छी हुई। तो कृषि ने अधिशेष ज्यादा दिया। जब कृषि ने ज्यादा अधिशेष दिया, तो जाहिर है कि कृषि ने अगर अधिशेष ज्यादा पैदा किया तो शिल्पों का भी ज्यादा बेहतर विकास हुआ। तो इस काल में हमें एक शिल्प के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में सूचना मिलती है, वाजसनेयी संहिता। तो वाजसनेयी संहिता एक ग्रंथ है, मैं साहित्य वाले में बताऊंगा। तो वाजसनेयी संहिता आपको सूचना मिलती है। तो इसमें बहुत सारे शिल्प और कारीगरी का जिक्र है। इसका मतलब है कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में शिल्पों का विकास हुआ। धातु के रूप में ऋग्वैदिक काल में मैंने 2 ही धातु बताया था, अयस, अयस का पहचान तांबे और कांसे से। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो ग्रंथ है अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, उसमें आपको कुछ और भी धातु की चर्चा मिलती है। जैसे इसको श्याम अयस या कृष्ण अयस, श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस, लोहे को कहा गया। यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया। तो श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ जिसका नाम है रजत, जिसका नाम है रजत। रजत मतलब चांदी। तो चांदी का प्रचलन और लोहे का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब जरा कल्पना करिए कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में व्यापार का पहले से ज्यादा विकास हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो आपको उत्तर वैदिक काल में डेफिनेटली व्यापार का ज्यादा विकास हुआ, क्योंकि कृषि भी ज्यादा विकसित अवस्था में थी और शिल्प भी पहले से ज्यादा विकसित अवस्था में था। तो यहां पर आपको उत्तर वैदिक काल में आपको कुछ एक शब्द ऐसे मिलते हैं जिससे पता चलता है कि व्यापार ज्यादा विकसित अवस्था में थी, क्योंकि इसमें कुशीदन की भी चर्चा मिलती है। कुशीदन का मतलब होता है महाजन, यानी महाजनी। महाजनी का मतलब है जो ब्याज पर पैसा देता है, तो उसकी चर्चा ही मिलती है। और कहीं ना कहीं यहां पर उत्तर वैदिक काल में आपको व्यापारिक संगठन के विषय में भी संकेत मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में व्यापार की अवस्था उत्तर वैदिक काल में थोड़ी अच्छी हुई। और अब रह गया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग। तो मुद्रा आपने ऋग्वैदिक काल में देखा, 2 प्रकार की मुद्रा आपने सुनी, निस्क और शतमान, बट दे वर नॉट द रेगुलर कॉइन्स, वो रेगुलर कॉइन्स नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में भी निस्क और शतमान का प्रयोग तो होता ही रहा। और निस्क और शतमान के अलावा उत्तर वैदिक काल में आप एक और भी सिक्के की चर्चा सुनते, उसका नाम है कृष्णल। उसका नाम है कृष्णल। लेकिन कृष्णल के बारे में ये मत पूछना इसका स्वरूप क्या है, ये कोई नहीं बता सकता आपको। इसका नाम केवल सिक्के के रूप में मिलता है। बट इवन यू कैन इमेजिन कि इवन कृष्णल वॉज नॉट अ रेगुलर क्वाइन। कृष्णल भी कोई रेगुलर क्वाइन नहीं था, यह भी कोई नियमित सिक्का नहीं था। ओके, तो कृष्णल नामक सिक्के की चर्चा मिलती है जो एक एक्स्ट्रा है।
अब पता चलता है कि क्या ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था माने या नगरीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए, एक ग्रंथ है उत्तरवैदिक काल में, उसका नाम है तैत्तिरीय अरण्यक। तो तैत्तिरीय अरण्यक में नगर शब्द की चर्चा तो मिलती है, तैत्तिरीय अरण्यक में नगर शब्द की चर्चा तो मिलती है, परंतु हिस्टोरियंस ने यही पहचान की है कि उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास नहीं हुआ है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही है, नगर इस काल में विकसित नहीं हुआ है। टाउन डिडंट डेवलप ड्यूरिंग later Vedic period, you know, it remained to be a village economy, a rural economy. हालांकि दो ऐसे स्थल हैं, जैसे एक है हस्तिनापुर एंड दूसरा कौशाम्बी। So they were supposed to be the towns, but even they should not be taken more than the proto towns. उसको भी proto town से ज्यादा नहीं माना गया है, हालांकि उसकी गणना टाउन के रूप में, लेकिन वो टाउन नहीं, नगर का विकास बुद्ध काल से ही मानना टाउन का। So domestication of animals, you can say in Rigvedic period, agriculture was the secondary occupation. The role of craft in economy during Rigvedic period was having a limited role. During Rigvedic period, you come to know about only the two metals, copper and bronze, and then the regular coins didn't start during this period. You come to know about Nishk and Shatman, but they were not the regular coins. And in Rigvedic period, the economy was a village economy. अब लेटर वैदिक में आओगे तो एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टेट ऑफ इकोनॉमी। यू विल कम टू नो अबाउट द मोर नंबर ऑफ ग्रेन्स लाइक गोधूम यानी व्हीट एंड व्रीही मीन्स राइस। एंड वासनी संहिता में यू विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्राफ्ट्स दैट वाज बेटर देन द ऋग्वैदिक पीरियड, कंडीशन वाज बेटर देन। और उसके बाद आप देखते हो कि लेटर वैदिक पीरियड में आयरन एंड सिल्वर, इसका भी टर्म का यूज होता है, और यहां पर ट्रेड की स्थिति भी पहले से बढ़िया है, और एक नए क्वाइन के रूप में कृष्णल की चर्चा मिलती है। लेकिन लेटर वैदिक इकोनॉमी वाज बेसिकली इट वाज अ रूरल इकोनॉमी, इट कुड नॉट reach up to urbanization, although in Taittiriya Aranyak you find the reference to the term town, but it does not mean that कि urban centers emerged during this period. तो कुल मिलाकर आपको यही ध्यान करना है कि यही ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक इकोनॉमी का है और बाकी कुछ नहीं है। अब आप लोगों का परमिशन हो तो हम बुद्धा एज की इकोनॉमी की तरफ चलेंगे। वही भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण होगा। प्रथम नगरीकरण तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है और द्वितीय नगरीकरण बुद्धा एज है। तो मिस्टर अंकुर, निखिलेश पूछ रहे हैं कि सर नोट्स में श्याम अयस बुद्ध काल में दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है निखिलेश, ऐसा नहीं हो सकता है। नोट्स में श्याम अयस बुद्ध काल में कैसे देगा, मुझे देखने दीजिए। तो आपने नोट लगाया होगा ना तुमने। वैदिक काल, ये बुद्ध काल। अच्छा देखो यहां पर क्या दिया है, तुम बुद्ध काल के बाद टाइटल देख लिया तुमने निखिलेश। वैसे तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था, उसे श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में प्रचलन शुरू हो गया था, उसे श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा जाता था। बुद्ध काल में लिखा जरूर हुआ है, लेकिन रेफरेंस है उत्तर वैदिक काल का। निखिलेश इसलिए कंफ्यूज मत करना प्लीज। ललिता पूछ रहे हैं सर गोत्र बहिर्गमन विवाह क्या है? आह ललिता, ये क्या किया आपने। मैं भी इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, आपने सोसाइटी क्यों पूछ दिया। इसका मतलब ललिता आप मेरा स्कीम नहीं समझ पा रही हैं। पहले मैं फिर आपको कहना शायद भूल गया था, मैं रोज आके स्कीम अपना पहले समझा दिया करूं फिर पढ़ाना शुरू करूं। मैंने पहले ही आपको बताया कि हमने इतिहास को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में बांट रखा है। पार्ट 4 मॉडर्न हिस्ट्री का है जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा केवल एक क्लास में उसमें टाइम लूंगा, और बाकी आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करना है। पार्ट 1 पूरा पाषाण मतलब प्रोटो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट था जो हमने कवर कर लिया। पार्ट 2 वैदिक काल से अर्ली मेडिवल एज है, वही चल रहा है। तो उसमें हमने जो फार्मूला बताया वो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल में 2 पार्ट है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इकोनॉमी, फिर सोसाइटी और फिर कल्चर। तो हमने पॉलिटिकल समाप्त कर दिया है।
और इकोनॉमी चल रहा हूं, फिर सोसाइटी समाप्त करूंगा, इकोनॉमी के बाद सोसाइटी पर आऊंगा। और आपने गोत्र क्यों पूछा? गोत्र तो सोसाइटी का मसला है। ललिता प्लीज आप अपने आप को वहीं तक रखिए जहां तक क्वेश्चन का डिमांड हो, मतलब जहां तक जो टॉपिक चल रहा हो, नहीं तो उससे मुझे यह कंफ्यूजन होता है कि शायद आप हमारी स्कीम को नहीं समझ पा रहे हैं। आदर्श पूछ रहे हैं सर कि आयरन तो 2600 BCE में मिले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है आदर्श, ये हिस्टोग्राफी का प्रॉब्लम है। और यही अगर हमें ऑप्शनल पेपर रहता तो हम फिर उसको इलाहाबाद का उदाहरण, जखेरा का उदाहरण देते और दादूपुर का उदाहरण देते। जो 2600 ईसा पूर्व तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, वैसा तो नहीं है, लेकिन 1500-1600 ईसा पूर्व में आयरन के साक्ष्य पाए जाने का मिलता है। बट इट वॉज अ हिस्टोरिकल कॉन्ट्रोवर्सी। बट इन सम टोटल इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो आयरन इज सपोज टू हैव कोइंसाइडेड विद द लेटर वैदिक पीरियड। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू जस्ट, आप लोग तो जीएस के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपको उस नुआंसेस में नहीं जाना है। वो अलग अलग हिस्टोरियंस के रिसर्च आते रहते हैं, तो मैं काफी सोच समझ के आपको बता रहा हूं, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रखें। मंजू पूछ रही सर, मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक मध्यस्थ और बिचौलियों की संख्या कम होती गई, ये समझ में नहीं आया। किस काल से किस काल तक? मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक मध्यस्थों की संख्या, मध्यस्थ और बिचौलियों की संख्या कम होती गई। कम नहीं होती गई। मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक मध्यस्थ और बिचौलियों की संख्या बढ़ती गई। मंजू आपने उल्टा सोच लिया है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने वहां पर जनजातीय, मैंने बताया था कि वैदिक काल में मध्यस्थ और बिचौलिए नहीं थे। मध्यस्थ और बिचौलिए तो तब आएंगे जब भूमि अनुदान शुरू होगा, और भूमि अनुदान तो मौर्य काल से शुरू हुआ है। तो उस समय मध्यस्थ और बिचौलिए की चर्चा क्यों कर रही हैं आप? अंजलि करें सर, इन कालों के आय का भी उल्लेख है। आय का भी, आय का कैसे पता चलेगा? उतना आंकड़ा, उतना कोई इतिहास वहां स्पष्ट हो रहा है, उतना सोर्सेस हो रहा है कि आय का पता चलेगा। आय का कोई आंकड़ा नहीं। तो आप लोग इधर उधर ना भटके, केवल आप गौर से देखें। तो चलिए अब बुद्ध काल पर हम आते हैं। तो अब बुद्धा एज या बुद्ध काल या महाजनपद काल, यू हैव टू ऑब्जर्व द बुद्ध काल अथवा महाजनपद काल। इंग्लिश में भी मैंने मैटेरियल भेजा हुआ है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें दे हैव टू गो थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, जो जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। बुद्ध काल और महाजनपद पीरियड, महाजनपदा पीरियड और बुद्धा एज। अब देखिए, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पीरियड। अब इकोनॉमी में पहला आता है एग्रीकल्चर, कृषि। तो जरा कल्पना करिए कि लेटर वैदिक फेज की तुलना में जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वह बुद्ध काल में बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो गंगा यमुना के ऊपरी द्वार में था, अब आ गए गंगा यमुना के मध्य द्वार में। कहां गए? मध्य द्वार में, सॉरी मध्य गंगा घाटी में। मध्य गंगा घाटी में, जैसे इलाहाबाद और भागलपुर के बीच का जो भूभाग है वो मध्य गंगा घाटी है। वो काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ है, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वहां जंगल घने हैं, और जंगल को अगर ऊपर से आप जला भी देते हो तो भी समस्या है, क्योंकि वहां पर जो फॉरेस्ट है उसका रूट बहुत डीप तक है। तो आप अगर भूमि की जुताई करोगे, कल्टीवेशन, और लकड़ी का फाल है, तो लकड़ी का फाल भूमि में उस पेड़ से टकराकर लकड़ी का फाल टूट जाएगा, तो आपकी जुताई होगी नहीं ढंग से। तो उसके लिए लोहे का फाल चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स, आपने उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन तो सुना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उत्तर वैदिक काल में जो अधिकांश लोहे के उपकरण हैं वह युद्ध के उपकरण के रूप में, जैसे हथियार के रूप में आपको मिलेंगे। कृषि उपकरण के रूप में कम मिलेंगे, हंसिया मिलेगा, कुदाल मिलेगा, ये सब मिलेगा, लेकिन वो भी विकसित नहीं मिलेंगे। विकसित का मैं अंतर बता दे रहा हूं, मेंटली अलर्ट हो आप लोग। जैसे देखिए क्या था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे तो थे, लेकिन लोहे का उतना बेहतर गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ये पैदा नहीं कर पाते थे। तो क्या करते थे, थोड़ा बहुत गला के उसको पीट पाट के हथियार तो बना लेते थे। और अगर आप कृषि उपकरण बनाना चाहो तो उसकी सॉकेटिंग करनी पड़ेगी। सॉकेटिंग, तो सॉकेटिंग अगर करोगे तो सॉकेटिंग कैसे होता है, तो आपने जैसे अपने लाइफ में आपने फावड़ा तो देखा होगा, हो
तो यू आर ऑब्जर्विंग द हो, व्हाट डू यू फाइंड कि जैसे फावड़ा है तो फावड़ा का मुख है कोड़ने के लिए, उसकी जो जड़ है उसको ऐसे लोहे को घुमा दोगे तो लकड़ी का हत्था उसमें डालो। पहले क्या होता था, पहले जो कुदाल बनाते थे तो पूरे लोहे को पीट पाट के बना देते थे, तो उसका बॉडी भी कुदाल का लोहे का होता था और मुख भी लोहे का होता था। तो कोई अगर कुदाल यूज करेगा तो जमीन तो कोड़ते हैं लेकिन उससे हाथ भी कटने लगता है, तो बहुत इफेक्टिव नहीं था। लेकिन जब अच्छे ढंग के कुदाल जब बने और उसमें लकड़ी का हत्था लगा, हसिया में लकड़ी का हत्था लगा, और सबसे बढ़ के बिना सॉकेटिंग के जब उतना गलनांक नहीं हुआ तो लकड़ी के हाल में फाल पिरो ही नहीं पाओगे। So plowshare, iron plowshare was attached to the plow. It was after the specific melting point. तो इस काल में कृषि का बेहतर उपकरण आए तो गहरे स्तर पर जुताई हुई, जंगल को कुदाल से, लोहे के कुदाल से और लोहे के कुदाल से उसको जमीन को कोड़ के जड़ को निकाल देते हो तो खेत की बढ़िया जुताई होने लगी, तो कृषि उपज बढ़ी। भूमि तो मध्य गंगा घाटी की ज्यादा उपजाऊ थी, कृषि की उपज बढ़ी, और उसी समय धान की रोपाई पद्धति का विकास हुआ। यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्लांटेशन ऑफ पैडी, सो यू विल फाइंड हियर द डिफरेंस। अर्लियर जो पैडी होता था तो उसमें आप क्या होता था कि आप धान को छींट देते हो तो पौधे उगाते हैं, उसमें अधिक प्रोडक्शन नहीं होता है। अब जो प्लांटेशन ऑफ पैडी है इसका मतलब है कि आपने धान का बीज छीटा तो पौधे उगे, उस पौधे को दोबारा उखाड़ के और पूरा कीचड़ लगा के दोबारा उसको प्लांट किया, तो उसकी उपज गेहूं से 2.5 गुना ज्यादा थी। तो जब धान बहुत अधिक, जब पैडी स्टार्टेड टू गिव द लार्जर प्रोडक्शन, सो इट मींस कि इट कुड फीड द मोर नंबर ऑफ पीपल देन द व्हीट, माने वो गेहूं की तुलना में अधिक लोगों को खिला सकता था, तो उसका नेचुरल इंपैक्ट हुआ। उस समय अगर भोजन की उपलब्धता बढ़ती थी तो क्या होती थी पता है, जनसंख्या वृद्धि होती, तो जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई तो कृषि ने व्यापक अधिशेष पैदा किया। तो देखो अब शिल्पों का भी विकास हुआ, क्राफ्ट शिल्प। तो बौद्ध ग्रंथ में 18 प्रकार के शिल्पों की चर्चा है। और मैं एक बात बता दूं, जब शिल्प विकास के एक स्तर पर पहुंच जाता है तो उसमें विशेषीकरण होने लगता है, विशेषीकरण, और उसमें क्षेत्रीयकरण भी होने लगता है। मतलब एक प्रकार के शिल्पी एक खास क्षेत्र में बसने लगते हैं और फिर अलग अलग शिल्प से अलग अलग शिल्पी जुड़ जाते हैं। लोहे के शिल्पी अलग, तांबे के शिल्पी अलग, चांदी के शिल्पी अलग, तो उसको कहते हैं शिल्प विशेषीकरण। तो शिल्प का बेहतर विकास हुआ। अब जब कृषि अधिशेष दे रहा, शिल्पों का विकास हो रहा, तो व्यापार का भी बेहतर विकास हुआ। उस काल में प्रमुख मार्ग भी दिखते हैं। उस काल के बौद्ध ग्रंथ से हमें सूचना मिलती है कि बड़े इंपॉर्टेंट मार्ग जा रहे थे। जैसे इसमें एक जीवक की कथा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये अगर आप देखिए सिंधु नदी है और ये झेलम, चेनाब, रावी है, तो ऐसे एक मार्ग गया जो यही तक्षशिला है। तो तक्षशिला को टच किया, तक्षशिला से वो पेशावर तक गया ऐसे, लेकिन पेशावर वाले मार्ग की सूचना नहीं है। तक्षशिला तक आप देखिए, तक्षशिला है और तक्षशिला से ये मार्ग आ जाता है लाहौर, सियालकोट जिसको कहते हैं, वहां से होते हुए और तब आ जाता है मथुरा, और मथुरा से चला जाता है उज्जैन, और उज्जैन से ये मार्ग फिर तुम देखोगे भरूच बंदरगाह पर चला जाता है, और वही मार्ग ऐसे जाते हुए बनास वगैरह टच करते हुए पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद आप देखोगे बंगाल में एक जगह है, जैसे आपको मैं बताता हूं, इसमें मानचित्र नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है ना, तो ये हुआ तक्षशिला। तो तक्षशिला से ऐसे ये मार्ग आएगा और ये रावी नदी के किनारे, लाहौर उस समय तो नहीं था लेकिन यहां पर क्रॉस करेगा रावी नदी, और सतलज नदी यहां क्रॉस करके, और ये जगह होगा सियालकोट, यहां पहुंचेगा और यहां से मथुरा पहुंच जाएगा। ओके, और मथुरा से एक मार्ग यहां से उज्जैन चलाएगा, उज्जैन से यही मार्ग भरूच यहां चलाएगा, है ना। और यहां एक ये मथुरा वाला मार्ग भी पहले यमुना नदी क्रॉस करेगा, फिर गंगा नदी क्रॉस करेगा, और तब श्रावस्ती
जो जगह है वहां जाएगा, यहां से बनारस आएगा और बनारस से ये पाटलिपुत्र चला जाएगा और पाटलिपुत्र से ये ताम्रलिप्ति ऐसे चलाएगा और उज्जैन वाला मार्ग है वो भी यहां से जाएगा और यहां पर क्रॉस करेगा बनारस में और बनारस से ये भी पाटलिपुत्र चला जाएगा और पाटलिपुत्र से ये भी ताम्रलिप्ति चलाएगा। तो ऐसे ये मार्ग था और बाद में यही मार्ग मौर्य काल में मेगास्थनीज ने इसको उत्तरापथ कहा है, इस मार्ग को। इतना इंपॉर्टेंट मार्ग था ये। और खैर मैं आगे मौर्य में बताऊंगा। ये तक्षशिला है, जीवक की कथा है। तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करके जीवक इसी रूट से आया था और जीवक राज्य वैद्य था, जो पाटलिपुत्र का राज्य वैद्य, जो पाटलिपुत्र का शासक था चंड प्रद्युत महासेन, उसका जो जीवक था वो बिंबिसार का राज्य वैद्य था, बिंबिसार का। और उसको अवंती के शासक चंद प्रद्योत को ट्रीटमेंट देने के लिए उसको एक बार जॉन्डिस हो गया था, जहां से जीवक को भेजा गया था। जीवक ने शिक्षा तक्षशिला से पाई थी, तो जीवक ने अपनी कथा बताई है, तो इसी रूट से जीवक आया था। तो उसमें का ट्रेड रूट है। बौद्ध ग्रंथ भी बहुत सारे व्यापारिक रूट की चर्चा करते हैं। तो व्यापार विकसित अवस्था में थी, 100 गाड़ियों पर सामान लोड करके जाते थे, ऐसा बताता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जातक कथा एक बुद्धिस्टों की होती थी, मैं लिटरेचर में बताऊंगा, उससे आपको ट्रेड के बारे में सूचना मिलती है। तो आपको ट्रेड के बारे में सूचना मिलती है और फिर ट्रेड के बाद तब फिर आपको उस काल में जो बुद्ध काल है, तो व्यापार विकसित अवस्था में था। तो पहली बार मुद्रा, करेंसी का विकास सबसे पहली बार आपको किस काल में मिलेगा पता है? सबसे पहली बार करेंसी का विकास आपको बुद्ध काल में मिलेगा। और पहली करेंसी क्या है पता है? पंचमार्क क्वाइंस, पंचमार्क, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, इसको आहत सिक्के बोलते थे, आहत। और इसकी पहली सूचना कब मिलती है? 5वीं सदी ईसा पूर्व में। किस चीज का यह सिक्का बना होता था? चांदी का, तांबे का और चांदी तांबे मिश्रित का। ध्यान रखिएगा, चांदी का, तांबे का और चांदी तांबे मिश्रित का। उस सिक्के पर कई तरह की छापें दी जाती थी, इसलिए उसको आहत सिक्के बोलते थे। तो मुद्रा भी विकसित अवस्था में थी। अब नगरीकरण, तो नगरीकरण तो इस काल में जो अर्बनाइजेशन है, तो दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द सेकेंड अर्बनाइजेशन। If the first urbanization started in Indus Valley, the second urbanization started in Ganga Valley. जो पहला अर्बनाइजेशन है वो अगर इंडस वैली में शुरू हुआ, तो दूसरा अर्बनाइजेशन किस में शुरू हुआ पता है? गंगा वैली में शुरू हुआ। तो ये गंगा वैली का अर्बनाइजेशन है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये आप देखते हैं कि इस काल में 60 महत्वपूर्ण नगर की चर्चा उत्तर भारत में मिलती है। उसमें 20 नगर हैं जो श्रावस्ती जैसे हैं और 6 नगर हैं जिनको महानगर का दर्जा प्राप्त है। और उसी समय जो सिकंदर के हिस्टोरियन आए हैं वो उत्तर पश्चिम के नगरों का जिक्र करते हैं, मतलब कि उत्तर पश्चिमी नगर विकसित अवस्था में थे। तो ये हुआ बुद्ध काल। अब बुद्ध काल के बाद तब आप आइए मौर्य काल में। मौर्य काल, तो चलिए मौर्य काल की इकोनॉमी देखिए, इसमें क्या है भाई। तो मौर्य काल में जो बुद्ध काल का है वो तो है ही, लेकिन मौर्य काल में एक स्पेसिफिक चीज जुड़ गई जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य की भूमिका, यानी इकोनॉमी में राज्य की भूमिका। ये मौर्यों का यूएसपी है कि राज्य इकोनॉमी में एक्टिव भूमिका अदा कर रहा है। राज्य इकोनॉमी में एक्टिव भूमिका अदा कर रहा है। जैसे कृषि, तो पता है राज्य की अपनी भूमि होती थी, राज्य अपनी खेती खुद करवाता था। और राज्य की अपनी भूमि होती थी, उसको क्या बोलते थे पता है? सीता भूमि। और ये सीता भूमि किसके अंतर्गत रखी जाती थी? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष वॉज एन ऑफिसर एंड ही वॉज अकाउंटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीता भूमि, जिसमें लगाया जाता था बटाईदारों को, उससे आधे उससे फसल ली जाती थी राज्य के द्वारा, सीताध्यक्ष। और राज्य सिंचाई की व्यवस्था भी करता था। एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिंचाई कर का जिक्र है, और दूसरा है कि इसी समय मौर्यों के समय, एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक अधिकारी था गुजरात के काठियावाड़ में। गुजरात के काठियावाड़ में एक अधिकारी था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, एंड पुष्यगुप्त वाज अपॉइंटेड बाय हुम? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पुष्यगुप्त ने अपॉइंट किया था, और वही पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील
का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील, जो इस इतिहास में जो सुदर्शन झील की चर्चा सुनते हो, उसका निर्माण किसके समय हुआ था पता है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त नामक अधिकारी था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, और अशोक के समय एक यौन राज तुसाफ नामक अधिकारी था जिसने सुदर्शन झील से एक नहर निकलवाया। इसकी सूचना हमें अशोक के अभिलेख से या किसी मौर्यन सोर्स से नहीं मिलती है। इसकी सूचना हमें मिलती है रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से। यह भी अपने आप में दिलचस्प बात है, ध्यान रखिएगा कि पुष्यगुप्त नामक अधिकारी और उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, या अशोक के समय यौन राज तुसाफ है जो सुदर्शन झील से एक नहर निकलवाता है। इसकी सूचना हमें कोई मौर्यन सोर्स नहीं देता है, बल्कि शक शासक रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। दैट इज द पॉइंट। अब कृषि में मौर्य क्या करते थे? तो शूद्रों को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सूचना मिलती है कि कृषि में शूद्रों को, दासों को और युद्ध बंदियों को कृषि में लगाया जाता था। तो राज्य की ओर से युद्ध बंदियों को भी, शूद्रों को भी और दासों को कृषि में लगाया जाता था। अब कहोगे शिल्प, तो शिल्प भी विकसित अवस्था में था। शिल्प विकसित अवस्था में था और कुछ शिल्पों पर राज्य का एकाधिकार था। Some crafts were dominated by the state directly, और स्टेट स्वयं प्रोडक्शन में हिस्सा लेता था। जैसे स्टेट की ओर से जहाज निर्माण किया जाता था, स्टेट लोहे का जो खनन उद्योग था, माइनिंग था, उस पर स्टेट का नियंत्रण होता था। इस तरह से स्टेट का शिल्प पर भी कंट्रोल था। अब कहते हो व्यापार, तो राज्य व्यापार में भी भूमिका अदा करता था। स्टेट वॉज टेकिंग पार्टिसिपेशन इन ट्रेड एज वेल। और जो राज्य का व्यापारिक वस्तुएं थी, पता है उसको क्या बोलते थे? राज्य के व्यापारिक वस्तुओं को बोलते थे राज्य पण्य, जो राज्य का व्यापारिक वस्तुएं होते थे। और ये पूरे व्यापार का संचालन होता था वो पण्याध्यक्ष नामक अधिकारी के अंतर्गत पूरे व्यापार का संचालन होता था। राज्य की ओर से टैक्स लगाया जाता था, बिक्री कर और चुंगी दोनों राज्य की तरफ से लगाया जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चांदी के सिक्कों का जिक्र है, और चांदी का सिक्का वो कहते थे पन। क्या बोलते थे? पन माने पना, माने पन बोलते थे, पना चांदी के सिक्के को। और मौर्यकालीन, जिसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पन की चर्चा है। और वैसे अगर पुरातात्विक साक्ष्य अगर मौर्यकाल में आप पूछेंगे तो आपको एक ही पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, चांदी के आहत सिक्के या तांबे के आहत सिक्के, यानी पंच मार्क कॉइन्स वेर इन यूज अंडर मौर्याज। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये पंच मार्क कॉइन्स किसके द्वारा जारी किए जाते थे, तो ध्यान करिए, स्टेट के द्वारा नहीं, राजा के द्वारा नहीं, व्यापारिक निगमों के द्वारा। किसके द्वारा जारी किए जाते थे? व्यापारिक निगमों के द्वारा ये जारी किए जाते थे, जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे। अब जो द्वितीय नगरीकरण बुद्ध काल में आरंभ हुआ था, उस द्वितीय नगरीकरण को मौर्य काल में और भी प्रोत्साहन मिला। इट वॉज बूस्टेड अप फर्दर। मौर्य काल में द्वितीय नगरीकरण को और भी प्रोत्साहन मिला, और भी ज्यादा द्वितीय नगरीकरण मौर्य काल में बढ़ता है। तो समझ रहे हो आप? तो ये द्वितीय नगरीकरण, जैसे कौटिल्य के जैसे अशोक के अभिलेख में 7 नगरों का जिक्र है, और 8वां नगरों की चर्चा मेगास्थनीज करता है, उज्जैन की। तो इस तरह से आप देखते हो ये नगर है। हाँ सर, मनीषा पूछ रही है, सिंस व्हेन डिड द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग कोर्स ग्रेन्स स्टार्ट इन इंडिया, बिकॉज प्रूफ्स ऑफ राइस and wheat are found in the ancient era. Just 1 minute, Manisha. Since when did the technique of growing coarse grains start in India? Because proofs of rice and wheat are found in the ancient era. तो coarse grains में actually Manisha I have already mentioned about barley. So barley was in one sense the coarse grains, and coarse grains basically we are having the evidence of the production of coarse grains from Chalcolithic period itself, and that is particularly you can say in Malwa culture and Jorwe culture. You will come to know about, you can say, ragi. Even in Harappan civilization from South Indian side, from in Maharashtra you will find the evidence of ragi. Ragi was a coarse grain. So likewise in Malwa culture you will find the different coarse grains, bajra. In Rajasthan Ahar culture, bajra. So maize,
Maize was a later origin. Maize was basically produced in USA, America, American continent, Latin America. So maize was introduced in India by European companies. लेकिन जो कोर्स ग्रेन से बाकी रागी वगैरह है वो तो पहले से एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा था। नीतीश पूछ रहे हैं बुद्ध काल महाजनपद काल कैसे हुआ? इससे उसमें महाजनपद का निर्माण हुआ तो कुछ हिस्टोरियन उसको बुद्ध काल बोलते थे पहले। अब माना जाता है किसी पर्सनालिटी के नाम पर किसी एरा का नाम रखना सही नहीं है, तो इसलिए अब बुद्ध काल की जगह महाजनपद काल शब्द का ज्यादा प्रयोग करने लगे। आदर्श पूछ रहे हैं सर कि आहत सिक्का 2500 बीसी में भी आया है? नहीं आहत नहीं कौन आदर्श नहीं, आई डोंट एग्री। पंचमार्ट कॉइन्स इज सिंपली 5 सेंचुरी बीसी। 2500 ईसा पूर्व में कहां से सिक्का ले आए? कह रहे हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 पेज नंबर 86 में दिया है। क्या? इसी के बारे में नहीं आदर्श, या तो तुमको पढ़ने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा या वहां पर मिसप्रिंटिंग हुई होगी। 2500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व के बदले लिख दिया होगा, हो ही नहीं सकता। 2500 ईसा पूर्व में आहत सिक्के होने का सवाल ही नहीं। आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस। अंजलि पूछे सर सॉकेटिंग का मतलब क्या है? सॉकेटिंग का मतलब है कि लोहे का जो उपकरण है उसको घुमाना। जैसे कैसे बताऊं, कुदाल अगर आपने देखा होगा अंजलि, तो कुदाल में तुम देखते हो कि लकड़ी का जो हत्था घुसाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे फावरा जो है वो फावरा का मुख ऐसे होता है और उसका जड़ में ऐसे करके लोहे को ऐसे घुमा दिया और घुमा के तब उसमें बांस का हत्था डाला जाता है। तो उसको घुमाने की जो प्रक्रिया उसी को सॉकेटिंग बोलते हैं। तो घुमाने के लिए, सॉकेटिंग करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए। तो पहले उत्तर वैदिक काल तक उतना मेल्टिंग पॉइंट नहीं था, तो सॉकेटिंग नहीं हो पाता। तो सॉकेटिंग बुद्ध काल में चलकर हुआ है। ओके तो अब देखिए, अब आपको ले चलते हैं हम पोस्ट मौर्य पीरियड। ओके, पोस्ट मौर्य पीरियड। जस्ट 1 मिनट। पोस्ट मौर्य पीरियड में इकोनॉमी का मैं स्थिति बताता हूं। इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो आपने देखा उसका क्लाइमेक्स है पोस्ट मौर्य पीरियड में। जैसे मैं आपको हियर आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। देखिए, पहली चीज है पोस्ट मौर्य पीरियड यानी मौर्योत्तर काल। पोस्ट मौर्य पीरियड मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में आपको पहला आता है एग्रीकल्चर देखते हैं। तो कल्पना करिए मौर्य काल से एग्रीकल्चर में पोस्ट मौर्य पीरियड में वृद्धि हुई होगी या कमी हुई होगी, माने इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज तो 0.1 और डिक्रीज तो 0.2, यू पीपल हैव टू बी फास्ट। ये फ्रॉम मौर्य पीरियड इसमें एग्रीकल्चर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Increased 1, decreased 2. What happened? Agriculture, कृषि 1, yes. अब वहां तो राज्य एग्रीकल्चर को बढ़ा रहा है, यहां एग्रीकल्चर को कौन सा बढ़ा रहा है? तो भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स। भूमि अनुदान जिसे दिया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह, जैसे भूमि अनुदान, मान लो ये भूमि अनुदान दिया गया, तो भूमि अनुदान पता है अधिकांश दिया जाता था सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे इस क्षेत्र में जो गैर आबाद भूमि है। और जो पहले भूमि अनुदान दिया जाता था उसमें आबाद भूमि के साथ गैर आबाद भूमि दी जाती थी, तो जो अनकल्टिवेटेड लैंड। सो द ग्रांटी वाज सपोज टू डेवलप द अनकल्टिवेटेड लैंड हिमसेल्फ। जो ग्रांटी है उसको उस भूमि का विकास करना होता था। जो गैर आबाद भूमि है उस आबाद भूमि को विकास करने का काम किसे होता था? तो जो भूमि अनुदान देता था उसे होता था। इसलिए भूमि अनुदान से कारण कृषि का विकास हुआ। और फिर जानते हो इसी काल में मनु संहिता एक ग्रंथ है, क्योंकि ये तो पोस्ट मौर्य काल में ही है। तो मनु संहिता जो मनु ने लिखा है, तो जानते हो उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है कि भूमि उसकी होती है जो उसके घास भूसे को साफ कर आबाद करता है, हिरन उसका होता है जो उस पर पहला निशाना लगाता है।
मतलब लैंड बिलोंग्स टू हुम दैट कल्टिवेट्स इट फर्स्ट, दैट कल्टिवेट्स इट फर्स्ट। भूमि उसकी होती है जो पहले उसको आबाद करता है। तो कहीं ना कहीं निजी उद्यम को भी प्रोत्साहन दिया गया कि अगर आप भूमि को आबाद कर लोगे तो भूमि आपकी हो जाएगी। तो दैट इज द वन फैक्टर। तो एग्रीकल्चर विकसित अवस्था में थी। अब एग्रीकल्चर के बाद तब आप देखते हैं ट्रेड, शिल्प। तो शिल्प का तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्राफ्ट फॉर द फ्यूचर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्राफ्ट्स, मतलब कि शिल्पों का मल्टीप्लीकेशन, शिल्पों की विविधता, मतलब अनेक शिल्पों का निर्माण हुआ। मतलब एक लेटर, एक मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड का एक ग्रंथ है, बुद्धिस्ट ग्रंथ है, मैं लिटरेचर वाले में बताऊंगा। यहां मैं जान रहा हूं कि मैं ग्रंथ का रेफरेंस दे रहा हूं, आपके लिए टॉर्चरस हो रहा है, मुझे भी अफसोस हो रहा है, लेकिन केस बाय केस जब मैं सारा एरिया आपको करा दूंगा तो आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और जब मैं आपको कल्चर समाप्त कर दूंगा तो आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि मुझे लिटरेचर अलग कराना है तो यहां पर मैं लिटरेचर का सबका नाम आपको बहुत क्लियर नहीं कर सकता। तो उसमें एक ग्रंथ है, बुद्धिस्ट ग्रंथ, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में 75 प्रकार के व्यवसाय का जिक्र है, और वो 75 प्रकार के व्यवसाय में 60 प्रकार के तो केवल शिल्प है, 60 टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स, 75 टाइप जो उसका व्यवसाय है उसमें 60 प्रकार के तो केवल शिल्प है, क्राफ्ट्स है। तो इसमें शिल्प विशेषीकरण भी है, शिल्प एक खास क्षेत्र में बसने भी लगे हैं। अब कुछ स्पेसिफिक आपको स्थल मिलेगा जहां प्रोडक्शन होता था, जैसे मथुरा में एक विशेष प्रकार के कपड़े का उत्पादन होता था, उसको शाटक बोलते थे। उज्जैन में मन का बीड मेकिंग, बीड बोलते हैं कि जो गले में पहनने वाला आभूषण होता है, तो मन का निर्माण होता था। काठियावाड़ था गुजरात में, वहां लोहे का काम होता था। मगध में लोहे का काम होता था। मगध में वृक्ष के रेशों के छालों से, वृक्ष का जो ट्रंक होता है उससे कपड़े बनाए जाते थे। जो आप देखोगे पश्चिमी तट है उससे मोतियां निकाली, पूर्वी तट से मोतियां निकाली जाती थी, कोरोमंडल तट से। तो मतलब अलग अलग तरह का प्रोफेशन था, कहीं शॉर्ट मेकिंग थी, कहीं ये प्रोफेशन था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस वेर इन यूज एंड मेनी वेर द क्राफ्ट्स। तो क्राफ्ट्स का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब ट्रेड, तो ट्रेड का कहना ही क्या है। देखो, कुषाणों ने मध्य एशिया के एक भाग पर कब्जा किया था, और यही समय है कि रेशम मार्ग फिर चर्चा में, यूपी पूरा फैमिलियर विथ रेशम मार्ग, सिल्क रूट आपने सुना होगा। क्योंकि चाइना अभी वर्तमान में उसको BRI बोलते हैं, माने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने डेवलप किया है, और चाइना सिल्क मार्ग को रिवाइव कर रहा है। सो दिस सिल्क रूट इज सपोज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम चाइना एंड मूविंग टू रोमन एम्पायर। तो ये सिल्क मार्ग है, रेशम मार्ग, वह चीन से रेशम कहां जाता था, तो रोमन एम्पायर को। 3 साम्राज्य रेशम मार्ग की सुरक्षा देते थे। उधर रोमन साम्राज्य, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या ईस्टर्न यूरोप कहते, वहां पर एक रोमन साम्राज्य था, जो रोमन साम्राज्य यूरोप में इस रूट को सुरक्षा देता था, और भारत में कुषाण साम्राज्य था, वह सुरक्षा देता था, और चीन में हान साम्राज्य था, वह सुरक्षा देता था। तो बाह्य व्यापार में रेशम मार्ग बहुत ही विकसित अवस्था में थी, और रेशम मार्ग से सीधा व्यापार होता था चीन से रोमन साम्राज्य को। तो उसमें कई बार क्या होता था कि इधर तो यूरोप का मानचित्र है नहीं जो मैं दिखाऊं, लेकिन आप कल्पना करिए कि जैसे यह यूरोप का भाग है, जैसे आप कल्पना करिए यह यूरोप का भाग है, जैसे देखिए, जैसे यह रोमन साम्राज्य है। लेकिन रोमन साम्राज्य के आने से पहले इधर एक ईरानी साम्राज्य था, पार्थियाई साम्राज्य यहां से। तो अगर ट्रेड ऐसे जब क्रॉस करता था तो पहले ईरानी साम्राज्य का प्राय रोमन साम्राज्य से संघर्ष होता रहता था। तो ईरानी साम्राज्य उस व्यापार को डिस्टर्ब कर देता था, मतलब नहीं जाने देता था। तो वह रूट को चाइनीज लोग क्या करते थे, कई बार इंडिया की तरफ ऐसे डाइवर्ट करके हिमालय की तलहटी से होकर इसको इंडिया में लाते थे। अब इंडिया में आंतरिक व्यापार देखो बहुत विकसित अवस्था में। अब आंतरिक व्यापार कैसे विकसित अवस्था में, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बैक्टीरिया है जो मध्य एशिया से होके गुजरा है, बैक्टीरिया, रेशम मार्ग उसको टच करता है। और बैक्टीरिया से दक्षिण पूर्व में जाओगे तो पेशावर है, जो अभी पाकिस्तान में है। और पेशावर से जब फिर दक्षिण पूर्व की जाओगे तो तक्षशिला है, वो भी पाकिस्तान में ही है।
और तक्षशिला से आप आओगे तो सियालकोट आओगे, सियालकोट से मथुरा आओगे, और मथुरा से आप उज्जैन आ जाओगे, और उज्जैन से भरौच आ जाओगे, उज्जैन से भरौच आ जाओगे। और ये रूट जो मैंने बताया उत्तरापथ, इसको उत्तरापथ बोलते हैं। ऐसे वो श्रावस्ती, बनारस, पाटलिपुत्रा होते हुए और ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक चला जाएगा। तो कई बार क्या होता था कि ये रूट जो यहां से उतारते थे चाइना से, तो यहां पर ले आते थे और ले जाके फिर भरौच बंदरगाह पर इसी रूट से ले जाते थे और समुद्र मार्ग से रोमन साम्राज्य को भेजते थे, ताकि बीच में पार्थियाई साम्राज्य उसको डिस्टर्ब ना करे। तो जो उस समय रोम और चीन के बीच जो व्यापार होता था, उसमें चीन मुख्य रूप से रोम को क्या भेजता था, तो रेशम। और दक्षिण पूर्व एशिया से भारत मसाले का आयात करके और रोमन साम्राज्य को मसाला भेजता था। भारत में रोमन साम्राज्य को क्या क्या निर्यात करता था, एक मसाले, और मसाले में विशेषकर काली मिर्च। भारतीय काली मिर्च की वहां कितनी मांग थी पता है? उसको यवन प्रिय कहा जाता था। काली मिर्च को क्या कहा जाता था, यवन प्रिय। इतना मांग थी भारत के काली मिर्च की। उसके अलावा अदरक, दालचीनी और जो बाकी मसाले थे वो दक्षिण पूर्व एशिया से भारत सप्लाई देता था। इसके अलावा भारत लोहे का निर्यात करता था, लोहे के आइटम का, विशेषकर जो किचन यूटेंसिल्स है, जिसको कहते हो पाकशाला की वस्तुएं, जिससे किचन का सामान बनता था, वो लोहे का निर्यात करता था वो रोमन साम्राज्य को। इसके अलावा भारत रेशम का भी निर्यात करता था रोमन साम्राज्य को, औषधि का निर्यात करता था, मोती का निर्यात करता था। इस रोमन साम्राज्य को निर्यात किया जाता था। और पता है बदले में रोमन साम्राज्य क्या भारत को भेजता था, शराब। शराब का आयात होता था, या शराब के दुहत्थे कलश। दुहत्थे कलश कहते हैं जाम को, मतलब द यूटेंसिल्स विद द यूज ऑफ विच यू आर टेकिंग ड्रिंक्स, सो दैट इज कॉल्ड जाम। तो शराब, शराब के बर्तन, शीशे के सामान, और एक विशेष प्रकार का मृदभांड आता था, उसको मृदभांड कहते थे, पॉटरीज को, जो रोमन साम्राज्य का स्पेशल प्रोडक्ट होता था। पता है उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अरेटाइन मृदभांड, अरेटाइन पॉटरीज। तो अरेटाइन मृदभांड कहां से आयात होता था, तो रोमन साम्राज्य से। अब अगर मैं यह पूछूं कि रोमन साम्राज्य को भारत ज्यादा निर्यात करता था या रोमन साम्राज्य से आयात करता था? अगर रोमन साम्राज्य को ज्यादा निर्यात करता था भारत तो 0.1, और रोमन साम्राज्य से भारत अगर ज्यादा वस्तुएं आयात करता था तो 0.2। जल्दी टाइप करिए, 1 या 2। यानी भारत रोमन साम्राज्य को ज्यादा निर्यात करता था या रोमन साम्राज्य से ज्यादा आयात करता था? वन एंड टू, 1 या और 2? 1। यस, यू पीपुल आर करेक्ट। भारत रोमन साम्राज्य से ज्यादा आयात करता था, रोमन साम्राज्य से ज्यादा निर्यात नहीं करता था। रोमन साम्राज्य से भारत ज्यादा आयात करता था। इट इज करेक्ट। और भारत रोमन साम्राज्य से, यही आप समझ लें कि भारत इतना निर्यात करता था, कम आयात करता था, कि रोमन साम्राज्य को भारतीय वस्तुएं खरीदने के लिए गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था, कीमती धातु। एक रोमन लेखक था जिसका नाम था प्लिनी। वो मानता था कि भाई रोम से इतना कीमती धातु भारत की तरफ जा रहा है कि उसको उसने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया, कि इनफैक्ट द रोमन मेटल and precious metal of Rome was being drained towards India। जो रोम का प्रेसियस मेटल है वो भारत की तरफ उसका बहिर्गमन हो रहा है, आंसू बहाया है। He burst into tears। तो इस तरह से ट्रेड में भारत को फायदा है। अब भारत का बंदरगाह, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो भारत की, उस बंदरगाह की चर्चा जानते हो? एक इस काल का एक बड़ा ही अज्ञात लेखक है जिसका नाम क्लियर नहीं है, और जो अज्ञात लेखक है उसका नाम क्लियर नहीं है, उसने एक टेक्स्ट लिखा है। उस टेक्स्ट का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। एरिथियन सी किसको कहता है पता है? अरब सागर को, लाल सागर को और हिंद महासागर को एरिथियन सी बोलता है। तो उस टेक्स्ट से हमको बहुत सारे बंदरगाहों के बारे में जिक्र मिलता है। जैसे सिंधु नदी के मुहाने पर उसने कहा एक बंदरगाह था जिसका नाम था बारबरिकम।
जो सिंधु नदी के मुहाने पर था, और दूसरा भरौच को कहता है बेरीगाजा, और आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम को कहता है मसूलिया, और तामलिप्ती को कहता है तमारा। और इधर तुम देख रहे हो जो केरला तट है, मालाबार तट, उसमें टिंडिस, मुजिरिस महत्वपूर्ण बंदरगाह है, मुजिरिस और नेल्सिंडा। तो टिंडिस, मुजिरिस और नेल्सिंडा शब्द का प्रयोग करता है। और जो कोरोमंडल तट है उस पर एक अरिकमेडु बंदरगाह है, दूसरा कावेरीपट्टनम नामक बंदरगाह है। अरिकमेडु बंदरगाह है, कावेरीपट्टनम बंदरगाह है, और अरिकमेडु नामक बंदरगाह है, कावेरीपट्टनम नामक बंदरगाह है, और एक और भी नाम आता है कोरकई नामक बंदरगाह है। मतलब अरिकमेडु बंदरगाह, कावेरीपट्टनम बंदरगाह, कोरकई बंदरगाह, मतलब कुछ बंदरगाह है उसकी चर्चा है। पता है इस काल में ट्रेड का विकास का एक कारण था कि पहली सदी में, फर्स्ट सेंचुरी में, एक कोई ग्रीक नाविक था, उसका नाम हिप्पोलस था। उसने मॉनसून की खोज कर ली थी। तो मॉनसून की खोज होने से क्या होता था पता है, मॉनसून विंड के सहारे ट्रेड होता था। मतलब जो जहाज था वो, चूंकि उसमें मॉनसून जुलाई में आता था, तो जुलाई में उधर से अरब सागर साइड से जहाज इधर भारत की तरफ खोलते थे, और रिट्रीटिव मॉनसून यहां से अक्टूबर नवंबर में जाता था। तो रिट्रीटिव मॉनसून के सहारे नवंबर दिसंबर में इधर से जहाज चला जाता था वापस। तो उधर से जो जहाज मॉनसून के सहारे आता था उसको एपीफी बोलते थे। तो वो जहाज मॉनसून की जो खोज हुई ना, तो फिर सी फेयरिंग, जो सामुद्रिक गतिविधियां हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। तो ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शिल्प का भी बेहतर विकास हुआ, तो बहुत सारे यहाँ संगठन बने। जैसे एक संगठन मिलता है निगम, पता है किसको बोलते थे? व्यापारियों के संगठन को निगम बोलते थे। और दूसरा आता है श्रेणी किसे बोलते थे पता है? श्रेणी बोलते थे शिल्पियों के समूह को श्रेणी बोलते थे, दैट वाज कॉल्ड गिल्ड इन इंग्लिश। एंड निगम कॉर्पोरेशन किसका होता था? तो व्यापारियों का संगठन था। और श्रेणियों का जो मुखिया होता था उसको बोलते थे, श्रेणियों का मुखिया को ज्येष्ठक, और जो व्यापारियों का मुखिया होता था उसको सार्थवाह बोलते थे। तो ये सब कुछ एक टर्म है। और अगर पूछा जाएगा इतिहास में सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी हुए, तो क्या बताओगे? मौर्योत्तर काल में सबसे विशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया पता है? कुषाणों ने। कुषाणों का जो सिक्का था वो रोमन पैटर्न पर, उसको दिनार प्रकार का सिक्का बोलते थे। जो कुषाणों के सिक्के होते थे वो सिक्के दिनार प्रकार के होते थे, और रोमन पैटर्न पर वो सिक्के जारी किए जाते थे। जो दिनार प्रकार के सिक्के रोमन के होते थे वे सोने के विशुद्ध सिक्के कुषाण जारी करते थे। इंडो ग्रीक के भी सिक्के थे, वे सोने के थे। और शकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाई थी। और सातवाहनों ने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, कांसे के सिक्के, टीन के सिक्के और शीशे के सिक्के भी चलाए। अगर आपसे पूछा जाएगा शीशा का सिक्का किसने चलाया, तो आप कहोगे सातवाहन। तो इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे डायनेस्टीज है जो अपने अपने, तो बहुत सारा तथ्य है। नगर, तो नगरीकरण का चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा है पता है? मौर्योत्तर काल में। बहुत सारे नगर हैं, मथुरा, उज्जैन, सब उत्तर भारत में, तगर, पैठान, अमरावती, धान्यकटक, ये सब नगर आपको सातवाहनों के अधीन देखने को मिलेंगे। चोल, चेर, पांड्य राज्य जिसको आप कहते हो रोमन ट्रेड में, वो भी इसी समय है। इसको संगम राज्य कहेंगे। इसकी चर्चा चेर, पांड्य और चोल राज्य, ये भी इसी काल में। आप जानते ही हो कि मौर्योत्तर काल से जुड़ा। राजनीतिक इतिहास को दिमाग में रखना ताकि अर्थव्यवस्था, समाज क्लियर हो। तो यहां तक क्लियर हो गया मिस्टर अंकुर? इज दिस ओके? अक्षय निधि भूमि अनुदान दी जाती थी। अक्षय निधि का मतलब है कि जो अक्षय निधि भूमि दान दिया जाता था वो सदा के लिए दिया जाता था।
एक होता था निवि धर्म अक्षयन। निवि धर्म अक्षयन का मतलब है कि आपको कुछ खास 12 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष के लिए दिया जाएगा, तो भूमि अनुदान फिर वापस लिया जाएगा। जो अक्षय निवि प्रकार के भूमि अनुदान होते थे, दैट वाज गिवन परमानेंटली। रुपेंद्र पूछ रहे हैं कि सर भूमि आबादी क्या होता है? भूमि आबादी, वो भूमि आबादी का क्या मतलब है? भूमि में लोग बसते हैं, भूमि आबादी कहते हैं, और तो भूमि आबादी का कोई मतलब नहीं। और मिस्टर अंकुर विक्रम पूछ रहे हैं सर सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? अब इसका डेटा नहीं है। शुद्ध सोने का सिक्का तो सबसे अधिक कुषाणों ने चलाया है, लेकिन सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया इसकी खोज नहीं हुई है अभी। ओके सर। जफरुद्दीन कह रहे हैं सर ये टाइम तक तो रोमन एम्पायर का विघटन हो गया था। विघटन 3rd सेंचुरी के बाद पतन शुरू हुआ। ये टाइम पीरियड कैसे कह रहे हो? हम जो आपको मौर्योत्तर काल टाइम पीरियड बता रहे हैं, उसका लगता है टाइम पीरियड क्या है? जफरुद्दीन। आपने टाइम पीरियड भूल गए शायद। मैंने वैदिक काल से आपको गुप्त पूर्व मध्य काल तक कहा था टाइम पीरियड बिल्कुल टिप्स ऑफ द टंग पर रखना। तो मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड 200 BCE से लेकर 300 CE है, आप याद करिए। तो 300 CE है तो आप जान नहीं रहे हो, जब ये 300 CE है तो आप इतनी जल्दी कैसे कहोगे? 300 CE में तो रोमन साम्राज्य पर आक्रमण ही शुरू हुआ था। रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ वो 476 ईस्वी में हुआ। हालांकि 300 ईस्वी के बाद रोमन साम्राज्य ने वस्तुओं को मंगाना कम कर दिया था, मैंने रोमन साम्राज्य पतन की ओर था 300 ईस्वी तक, ये बात जरूर है। लेकिन यही टाइम है मौर्योत्तर काल का। अभी तो रोमन साम्राज्य का फ्लोरिशिंग एयर है, तो कैसे कहोगे ये पतन का काल? अजहर कह रहे हैं कि स्कंदगुप्त के बारे में लिखा है कि उसने अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। नहीं, उसके सोने का सिक्का जो था वो कम शुद्ध था, लेकिन तुमने हमसे जो क्वेश्चन किया उसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल था। तुमने कहा कि इतिहास में सबसे अधिक अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। वैसे खोजेंगे तो स्कंदगुप्त का सिक्का शुद्ध नहीं है, लेकिन उससे भी अशुद्ध सिक्के चलाने वाले लोग इतिहास में मौजूद हैं। तो हम ये डाटा कैसे दे सकते हैं कि सबसे अशुद्ध सिक्के किसने चलाए? लोग पूछ रहे हैं सर कि चमड़ा का सिक्का किसने चलाया? वो तो हुमायूं के टाइम में हुमायूं चलाया था, वो भिस्ती के सम्मान में। तो मध्यकाल का है। मध्यकाल पर आएंगे तो बताएंगे आपको, पार्ट 3 में। अब देखो गुप्त काल में आए तो गुप्त काल में पहले देखो कृषि बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, कि भूमि अनुदान तो चल ही रहा है। तो कृषि का विकास देखो इतिहास में ऐसे होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो कृषि का फर्दर विकास किससे हुआ? भूमि अनुदान से हुआ। और कृषि के साथ, जैसे इस काल का एक लेखक है अमर सिंह के अमर कोश, उसमें 12 प्रकार के लैंड की चर्चा है। और सबसे बढ़कर आपको देखने को मिलेगा राज्य की ओर से भी सिंचाई के विकास के लिए काम किया जा रहा है, और निजी व्यक्तियों के द्वारा भी सिंचाई के विकास के लिए काम किया जा रहा है। राज्य की ओर से आपको सूचना मिलती है कि स्कंदगुप्त के समय काठियावाड़ में, जैसे देखो आपको पता है कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील की जो पहली मरम्मत करवाई वो रुद्रदमन ने करवाई, और सुदर्शन झील का जो दूसरी बार मरम्मत या जीर्णोद्धार हुआ वो स्कंदगुप्त के समय हुआ। और स्कंदगुप्त के समय अधिकारी था काठियावाड़ का, जिसका नाम था पर्णदत्त, और उसका उत्तराधिकारी था चक्रपालित। तो पर्णदत्त और चक्रपालित ने इसका जीर्णोद्धार किया है। तो कृषि का विकास राज्य की ओर से भी हो रहा है, निजी व्यक्ति भी कृषि के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कृषि अच्छी अवस्था में। दूसरी बात है कि फसलों का प्रकार भी बढ़ रहा है और बागवानी खेती बढ़ रही है। जैसे एक ग्रंथ है इसी काल का जो वाराह मिहिर का है, हालांकि गुप्तोत्तर काल से भी मिलता जुलता है, उसका नाम है बृहत संहिता। तो जो बृहत संहिता है, बृहत संहिता में जैसे पौधों के कलम लगाने की चर्चा है। कलम लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है पता है? आप लोग अगर अच्छे किस्म का आम वाम खाते होगे तो उसको कलमी आम बोलते हैं, आपने सुना होगा। कलमी आम का मतलब हुआ कि जैसे एक पेड़ की शाखा का दूसरे पेड़ की शाखा में बांध दोगे तो दोनों के मिक्स से एक संकर वेराइटी आ जाती है, दैट इज द हाइब्रिड वेराइटी। सो हाइब्रिड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। तो इस तरह का जो
ये तो मुगलों के समय ये पद्धति ज्यादा विकसित हुई है, लेकिन इसकी चर्चा अमर सिंह के अमर कोश से ही मिलती है। अमर सिंह के अमर कोश में, अच्छा नहीं गलत हो गया, बृहद संहिता में, बृहद संहिता में कलम लगाने की प्रथा होते हैं। तो बागवानी खेती को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इस काल का एक ग्रंथ है कृषि नरेश्वर, उसमें भी विभिन्न फसलों के प्रकार की चर्चा मिलती है। तो कुल मिलाकर कृषि तो विकसित अवस्था में है गुप्त काल में। अब आता है शिल्प, तो शिल्प भी विकसित अवस्था में है। शिल्प के बारे में सूचना मिलती है कि एक ग्रंथ है इस काल का, उसका नाम है वात्सायन का कामसूत्र। वात्सायन, अब देखो एक ही लेखक कहते हैं विष्णुगुप्त था, तो वही उसके बारे में कहता है वात्सायन के रूप में कामसूत्र लिखा, कौटिल्य के रूप में अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन वात्सायन के कामसूत्र का संबंध गुप्त काल से जोड़ा जाता है। मतलब इंडिया में एक ऑथरशिप बहुत क्लियर नहीं होता है। ये बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे वो अपना नाम क्लियर किए बिना रचना लिख डाली। यहां पर ऑथर को बहुत चिंता अपने नाम को उछालने की नहीं होती थी। ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो वात्सायन के कामसूत्र एक ग्रंथ है, उसमें आपको 64 प्रकार की कलाओं का जिक्र मिलता है और शिल्प विकसित अवस्था में थे। इसका उदाहरण बताऊंगा, जैसे कालिदास की जो रचनाएं हैं उसमें बेहतर किस्म के कपड़ों का जिक्र है और उन्हीं के में बेहतर, जैसे अब कहा जाता है बनारस, कामरूप, दासपुरा, मंदसौर, ये सब कपड़ों का उत्तम केंद्र था। उत्तम प्रकार के कपड़ों का उत्पादन होता था वहां। और जो अजंता के गुफा चित्र देखोगे, जो मैं आपको बताऊंगा कल्चर वाले में पार्ट में, तो अजंता के गुफा चित्र में भी आपको अच्छे अच्छे पहने हुए वस्त्र मिलते हैं। जो अच्छे अच्छे पहने हुए वस्त्र हैं वो दर्शाते हैं कि अजंता, जैसे वहां उस समय विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन होता था, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सभी का। और इसके अलावा धातु का काम काफी विकसित था। धातु का एक एग्जाम्पल है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो लोहे का स्तंभ है जो मेहरौली में है, वो आयरन पिलर आज भी रस्ट नहीं हुआ है। आश्चर्य है कि उसमें जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं हुआ, रस्टिंग नहीं हुई। 4वीं सदी का है, 21वीं सदी है, कितना बेहतरीन है। और दूसरी बात यह है कि बुद्ध की एक मूर्ति, कांसे की मूर्ति, बिहार के सुल्तानगंज से मिली है, जिसका वजन 1 टन है, जो धातु शिल्प के विकसित अवस्था को दर्शाता है। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण होता था। वात्सायन के कामसूत्र से सूचना मिलती है कि फर्नीचर भी बनाए जाते थे। यू फाइंड दैट कि देयर वाज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्राफ्ट्स, और क्राफ्ट बहुत ही विकसित अवस्था में थी। अब रह गई ट्रेड की बात। तो मैं स्टूडेंट्स, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद जिसको कहते हो, और यह विवाद का निपटारा यहां करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब हम ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं तो हिस्टोग्राफिकल हमें करेंट डील करना पड़ता है, तो वहां पर स्टैंड दूसरा लेना पड़ता है। लेकिन यहां तुम जीएस के लिए कर रहे हो तो यहां उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मोटे तौर पर आर.एस. शर्मा ने यह कहा है कि गुप्त काल में व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से गुप्त काल को 2 भाग में बांट दीजिए, एक गुप्त काल का पूर्वार्ध और दूसरे काल गुप्त काल का उत्तरार्ध। तो उन्होंने कहा कि गुप्त काल के पूर्वार्ध में व्यापार विकसित अवस्था में थी, शिल्प भी विकसित अवस्था में थी, लेकिन वो कहते हैं और मुद्रा अर्थव्यवस्था भी विकसित अवस्था में थी और नगर भी विकसित अवस्था में थे। वात्सायन के कामसूत्र में विकसित नगरीय जीवन की चर्चा है। लेकिन कहते हैं कि 6ठी सदी के मध्य में, अच्छा हाँ, एक बात और भी है, गुप्त काल में व्यापार क्यों विकसित अवस्था में थी उसका कारण बताता हूं। जैसे रोमन साम्राज्य मैंने पीछे आपको बताया था, याद होगा, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट यह है कि रोमन साम्राज्य के साथ जो मौर्योत्तर काल में आपने देखा था जो कुशाना साम्राज्य का व्यापार था, और जो रोमन साम्राज्य भारतीय वस्तुओं की खरीद करता था, तो उसके विषय में सूचना मिलती है कि रोमन साम्राज्य पर जब जर्मन आक्रमण शुरू हो गया था तो 3rd सेंचुरी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। लेकिन रोमन साम्राज्य भी 2 है, आप ध्यान रखिए। एक है जो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताया है, वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया, एक है पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा है पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। तो जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है उसके साथ भारत के व्यापार को 3rd सेंचुरी में धक्का लगा, तो कुछ नगरों का पतन होना शुरू हो गया था। लेकिन
तभी पूर्वी रोमन साम्राज्य अथवा बिजेंटियन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध फिर कायम हो गए। और जब बिजेंटियन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कायम हो गए तो फिर एक बार जो ट्रेड है वह बेहतर हो गई। क्योंकि अगर पश्चिमी रोमन साम्राज्य हमसे मसाले खरीदता था बड़ी मात्रा में, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य हमसे खरीदने लगा रेशमी वस्त्र, रेशम। तो रेशम, हम अपना रेशम भी निर्यात करते थे और अतिरिक्त रेशम चाइना से मंगाते थे। लेकिन आर.एस. शर्मा कहते हैं कि 6ठी सदी के मध्य में, लगभग 551 ईस्वी में, जो पहले चीन का रेशम जाता था रोमन साम्राज्य में, पूर्वी रोमन साम्राज्य, बिजेंटियन साम्राज्य में, वो जाना अचानक से कम हो गया। क्यों? तो जो रोमन साम्राज्य के व्यापारी थे वो चीन से रेशम बनाने वाले जो कीड़े थे वो कीड़े चुरा कर ले गए। माने सिल्क वॉर्म was theft by Roman merchants and they carried the silkworm from China to Roman Empire. So then the Roman Empire started to produce its own silk. So now they made an abrupt cut in silk import from China, and India was playing the role of intermediary in the silk trade between Chinese Empire and Roman Empire. So India lost its role एज ए मीडिएटर। तो उनका कहना है कि भाई चीन से रेशम बनाने की कला रोमन साम्राज्य ने सीख ली, यानी कीड़े चुरा कर ले गए। तो भारत पहले उस रेशम व्यापार में बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता था, तो अब भारत की भूमिका में भी गिरावट आ गई और भारत अब इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभा सकता था। तो फिर क्या हुआ कि वो कहते हैं कि इससे भारत में रेशम का डिमांड, चूंकि अब चीन और रोमन साम्राज्य के व्यापार में भारत का रोल नहीं रह गया, तो इस कारण से भारत का भी जो ट्रेड है, उनका कहना है कि यहां भी ट्रेड का डिक्लाइन हुआ। और जब व्यापार का पतन हुआ तो मुद्राओं की कमी पड़ गई और मुद्रा बनाने वाले सांचों की भी कमी पड़ गई और नगरों का पतन होना शुरू हुआ। तो उसको द्वितीय नगरीकरण के पतन से जोड़कर देखते हैं कि दैट वाज द डिक्लाइन ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो यही थियरी है आर.एस. शर्मा की। हालांकि अब हिस्टोरियंस इसको काउंटर करते हैं, लेकिन उस उलझन में मैं आपको नहीं फंसाना चाहूंगा। तो गुप्त काल में कुल मिलाकर यही चीज है कि उसके सेकेंड हाफ में नगरों को, मुद्रा अर्थव्यवस्था को और व्यापार को धक्का लगा था। तो ये हुआ आपको गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अब हम गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल की तरफ चलते हैं। अब आप आइए रेशम। गुप्तोत्तर काल। पोस्ट गुप्ता पीरियड। देखो, इसमें कोई ज्यादा अब झमेला नहीं है, रह गई कृषि की बात। तो कृषि के बारे में बताऊंगा। कृषि हमेशा विकसित होती रही है, लैंड ग्रांट्स इसमें भी चल रहा है, भूमि अनुदान चल रहा, सिंचाई का विकास हो रहा, प्राइवेट लोग भी सिंचाई के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बागवानी, खेती और विभिन्न प्रकार के फसलों की चर्चा हो रही। तो कृषि तो विकसित अवस्था में है। हाँ, व्यापार इस काल में पतनशील है। जैसा आर.एस. शर्मा के हिस्टोग्राफी से, आर.एस. शर्मा के इतिहास लेखन के आधार पर देखोगे तो व्यापार पतनशील है। व्यापार का विकास उस बनिस्पत नहीं हो रहा, व्यापार पिछड़ा हुआ है। और वो मानते हैं कि इस काल में नगर भी पतनशील अवस्था में भी और मुद्राओं की बिल्कुल कमी पड़ गई। हर्षवर्धन काल का मुद्रा हमें नहीं के बराबर मिलता है, ये बताते हैं। तो गुप्तोत्तर काल में ऐसा कुछ हमें चेंज या परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अब गुप्तोत्तर काल के बाद जब आप पूर्व मध्य काल में आते हो, दैट इज कॉल्ड प्री मेडिवल एज। प्री मेडिवल एज। तो प्री मेडिवल एज में जो पूर्व मध्य काल है उस पर नजर डालिए, तो आपको सूचना मिलती है कि पूर्व मध्य काल में
जिसका 750 से 1200 एडी है, अर्ली मिडिवल एज, उसको आर्य शर्मा दो अलग अलग श्रेणी में बांट कर देखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, अर्ली मिडिवल एज को 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी, इसको कहा कि एक फेज मानिए। तो कहते हैं कि इस फेज में जो व्यापार, जैसे कृषि है, अब इसमें कृषि देखो, तो जैसे गुप्तोत्तर काल में कृषि विकसित अवस्था में, उसी तरह से पूर्व मध्य काल में भी कृषि विकसित अवस्था में। कृषि तो लगातार विकसित अवस्था में, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि 750 से जो 1000 ईस्वी है, उसमें क्योंकि देखो, वो मानते हैं कि गुप्त काल के बाद जो ट्रेड का पतन हुआ है, उसमें वो बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों का पतन मानते हैं। तो क्या कहते हैं मैं बताता हूं। बाह्य व्यापार तो कहते हैं कि चूंकि रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार को धक्का लगा तो बाह्य व्यापार का पतन हुआ। आंतरिक व्यापार के विषय में उनकी राय यह है कि चूंकि जो बीच में भूमि अनुदान के कारण मध्यस्थ और बिचौलिए आ गए, तो मध्यस्थ और बिचौलिए जगह जगह जो टैक्स लगाते थे, तो उनके द्वारा जो जगह जगह पर टैक्स लगाया जाने लगा, एक ही बार व्यापार में पहले जहां एक जगह चुंगी लगती थी, वहां 10 जगह चुंगी देनी पड़ी व्यापारियों को, तो आंतरिक व्यापार का सामंतीकरण हो गया, तो आंतरिक व्यापार का ही पतन हुआ, वो ये कहते थे। तो उन्होंने माना कि जो गुप्त काल के उत्तरार्ध में, मतलब कि वो 6ठी सदी के मध्य में जो व्यापार का पतन हुआ, वो लगभग 1000 ईस्वी तक वो पतनशील अवस्था में रहा। लेकिन दूसरा फेज वो कहते हैं कि 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी, माने इसके बीच में, वो कहते हैं कि हुआ ऐसा कि फिर एक बार बाहरी व्यापार पुनर्जीवित हुआ। क्यों? तो तर्क देते हैं कि पहले जब इस्लामी साम्राज्य बना, तो एक बृहद अरब साम्राज्य का निर्माण हुआ इस्लामी शक्ति के अंतर्गत। तो जैसे पहले रोमन साम्राज्य ने भारतीय वस्तुओं की मांग को बढ़ा दी थी, तो उसी तरह से अब अरब साम्राज्य ने भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ा दी। ओके, तो अरब साम्राज्य ने भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ा दी, तो उससे क्या हुआ कि एक बार फिर धीरे धीरे व्यापार पुनर्जीवित हो गया। और जब व्यापार पुनर्जीवित हुआ, तो बाह्य व्यापार पुनर्जीवित हुआ। आंतरिक व्यापार के बारे में उनका मानना है, जो पहले मध्यस्थ और बिचौलिए थे और जो इंटरमीडिएरीज थे, जो पहले व्यापार में बाधा उपस्थित करते थे, अब धीरे धीरे वो एक धनी, माने रिच लैंडेड क्लास के रूप में, धनी मानी भूमिधारी वर्ग के रूप में विकसित हो गए। तो उनके द्वारा भी अपने ढंग से वस्तुओं की मांग बढ़ा दी गई। माने दे स्टार्टेड टू वर्क एज द पोटेंशियल customers, potential market. So they intensified the demand of luxury products. So due to the factor, even internal trade was revived. जो आंतरिक व्यापार है वो भी रिवाइव कर गया। तो बाह्य व्यापार भी रिवाइव कर गया, आंतरिक व्यापार भी रिवाइव कर गया, जिस कारण से फिर एक बार नगरों का विकास शुरू हुआ, मुद्राओं का प्रचलन बढ़ गया। तो इसको उन्होंने थर्ड अर्बनाइजेशन का नाम दिया, तृतीय नगरी का, जो 1000 ईस्वी के बाद शुरू हुआ, जो सल्तनत और मुगल में और बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी पर गौर किया है। तो अब चलिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं कि जो अब तक मैंने आपको बताया है, वो अब तक बताई गई चीज का भाव क्या है मुखिया, मैं आपको यही बदल देता हूं। जैसे कृषि के मामले में आप देखोगे तो ऋग्वैदिक काल से उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक काल से बुद्धा एज से मौर्य पीरियड। हाँ, जस्ट 1 मिनट। जैसे ऋग्वैदिक काल से उत्तरवैदिक काल, उत्तरवैदिक काल से बुद्धा एज से मौर्य पीरियड, मतलब इस तरह से वो कहते हैं कि आपका जो ट्रेड है, वो ट्रेड मतलब आपका जो कृषि है वो बढ़ता ही जाता है। ट्रेड के बारे में आर्य शर्मा का ख्याल है कि ट्रेड ऐसे हुआ कि ट्रेड के बारे में वो कहते हैं कि जैसे पहले ऋग्वैदिक काल है, तो उत्तरवैदिक काल में व्यापार बढ़ा, बुद्धा काल में और बढ़ा, मौर्य काल में और बढ़ा, पोस्ट मौर्य काल में चरम पर पहुंच गया। पोस्ट मौर्य काल में कहते हैं, मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य भी दो है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ हल्का भारत के व्यापार को धक्का लगा, तो कुछ नगरों का पतन शुरू हुआ। लेकिन गुप्त काल में बिजेंटियन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कायम हो गए, तो फिर एक बार नगर कायम रहा, उनका कहना है। लेकिन फिर गुप्त काल के उत्तरार्ध में जब व्यापार को धक्का लगा तो नगरों का पतन हुआ। गुप्तोत्तर काल में नगरों का पतन चलता रहा।
पूर्व मध्यकाल के पूर्वार्ध में यानी 750 से 1200 ईस्वी तक नगर के पतन का काल चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद 10वीं सदी से ऐसे ऐसे रिवाइवल हुआ, और रिवाइवल होते हुए 10वीं सदी के बाद ऐसे ट्रेड और नगरीकरण बढ़ता गया, फिर सल्तनत काल में बढ़ता गया, फिर मुगल काल में बढ़ता जाएगा, और फिर 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश शासन का प्रभाव, जैसे ब्रिटिश शासन तो 18वीं सदी में ही आ गया, लेकिन 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक नियंत्रण बढ़ेगा तो फिर एक बार नगरीकरण को ऐसे धक्का लगेगा, ऐसे धक्का लगेगा, और चलता जाएगा। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण से जब मुक्त होगी तो फिर एक बार नगरों और इकोनॉमी का विकास शुरू होगा, जो बढ़ता जाएगा और वर्तमान 21वीं सदी तक बढ़ ही रहा है। तो इस तरह की परिकल्पना की गई, इस तरह की परिकल्पना है बेसिकली, अगर चेंजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये हमारा अर्ली मेडिवल तक इकोनॉमी का था। और बोलो क्वेरीज क्या है? उमेश कह रहे हैं कि उपेंद्र सिंह अपने पुस्तक में लिखा है कि नगरीकरण के कारण व्यापार का पतन नहीं था। बिल्कुल सही लिखा है। ये उपेंद्र सिंह का विचार नहीं है उमेश, यह विचार है बीडी चट्टोपाध्याय का। बीडी चट्टोपाध्याय की, उपेंद्र सिंह ओरिजिनल ऑथर नहीं है, वो तो एक अपना उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखा है, वो अलग अलग हिस्टोरियन का लिया है। तो ये विचार बीडी चट्टोपाध्याय का है। बीडी चट्टोपाध्याय मानते हैं कि भारत में जो उनका मानना है कि भारत में जो नगरों का विकास होता है वो व्यापार के कारण नहीं, कृषि अधिशेष के कारण होता है। तो इसी आधार पर उन्होंने थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना दी। लेकिन ये तो आप ऑप्शनल के लिए पढ़ते होगे तो पता चलता होगा, और ये तो बड़ा रेफरेंस बुक के रूप में उपेंद्र सिंह का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शनल वाले बच्चे को हम लोग यही पढ़ाते हैं, लेकिन आपको के लिए तो आवश्यकता नहीं है, आप तो जीएस के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको इतना उलझन में क्यों डाला जाए, ये मेरा विचार था, इसलिए मैं आपको उस तरफ नहीं ले गया। हाँ, प्रेमचंद्र कह रहे हैं कि सर गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण काल, चूंकि कला और साहित्य का उसमें बहुत प्रगति हुई, लेकिन बीच में जो मार्क्सवादी विद्वान आए थे आर्य शर्मा वगैरह, तो स्वर्ण काल के रूप में तो उसको चैलेंज ही किया था। उन्होंने कहा था नहीं, जन सामान्य की दशा खराब हुई, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल नहीं कहा जाए। उस समय गुप्त काल को स्वर्ण काल, जैसे कला और साहित्य में पढ़ाऊंगा आपको, जब संस्कृति पढ़ाऊंगा तो कला और साहित्य पढ़ाने के क्रम में तब मैं आपको बताऊंगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल किसने कहा और क्यों कहा। अभी तो मैंने आपको केवल अर्थव्यवस्था कराई है ना, फिर समाज कराएंगे, फिर संस्कृति कराएंगे, तो पूरी तस्वीर साफ होगी आपको। हम बिट्टू पूछ रहे हैं सर कि हाउ पाला पीरियड is the most significant phase in the history of Buddhism? क्योंकि कौन पूछ रहा है? बिट्टू। बिट्टू, अब थोड़ा समय से पहले आपने पूछ दिया ये प्रश्न। आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, और जब मैं आपको संस्कृति भी कराने वाला हूं ना बिट्टू, आप लोग स्कीम हमारा नहीं समझ पा रहे हो क्या? हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। जैसे राजनीतिक इतिहास पहले पूरा करवा दिया, फिर प्रशासन करवा दिया पूरा, अभी इकोनॉमी पूरा करवा दिया। आज मैं योजना लेकर आया था कि मैं तुम्हें समाज भी करवा दूंगा, लेकिन नहीं संभल पाया। मुझे लगा कि समाज वाला छेड़ता तो आप उलझ जाते, क्योंकि आप लोग और भी क्लास भी करते हो ना, तो समाज हमको रोक देना पड़ेगा। आज हमको इकोनॉमी पर ही आपको आज छोड़ना पड़ेगा। समाज कल बताऊंगा, तो उसमें जाति वर्ण, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन समय बच गया तो मैं कल 11-12 बजे आपको कल्चर पर अध्ययन सामग्री भेजूंगा, ओके? और कल्चर पर भेजूंगा, और कल्चर में पहला धर्म पर भेजूंगा। तो मैं उसको अपने ढंग से तुमको करके भेजूंगा, और आप लोग उसको फॉलो करोगे। तो मैं, अगर समाज मेरा कल हो जाता है, मैं समझा दूंगा, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, महिलाओं की दशा है, वर्ण है, जाति है, तब कल्चर में शुरू करूंगा। तो बिट्टू, जब हम धर्म पर आएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम खुद करवाएंगे, आप चिंता मत करिए। अभी तो पीटी वाला एस्पेक्ट है ना, कर रहे हैं। और मिस्टर अंकुर, तो क्या अब अगर समाज में हाथ डालूंगा तो काफी लेट हो जाएगा, और आप लोग में मुझे लगता है कि वजन भी आप लोगों पर लोड ज्यादा हो जाएगा। तो क्या आज मैं इकोनॉमी पर ही छोड़ दूं, कल समाज करूं? क्या बोलते हो माय स्टूडेंट्स? ओके, तो ठीक है, कल समाज
करते हैं और कल कल्चर का मटेरियल भी मैं भेजता हूं, तो कल मिलते हैं आपको। ओके, वेरी नाइस मीटिंग, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो।